आज के वेबिनार में आप सबका स्वागत है। आज के वेबिनार में लगभग 50 पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है किडनी डिजीजेस के ऊपर। किडनी डिजीजेस आज के समय में भारत ही नहीं पूरे विश्व में बहुत एक कॉमन बीमारी बन चुकी है। आज के टाइम पे बहुत कॉमन देखोगे, आपको हर घर में कोई ना कोई किडनी डिजीज का कोई ना कोई पेशेंट जरूर मिलेगा। जबकि आप कुछ साल अगर पहले चल के देखोगे तो किडनी डिजीजेस इतनी कॉमन नहीं होती थी, बट इतना कॉमनली किडनी डिजीजेस नहीं देखने को मिलती थी, बहुत रेयर केसेस देखने को मिलते थे। पर आज के टाइम पे आप देखोगे हर घर में आपको कोई ना कोई किडनी का पेशेंट जो है वो जरूर मिलेगा। तो आज का जो हमारा वेबिनार है वो है ही किडनी डिजीजेस के ऊपर। तो किडनी डिजीजेस का मतलब सिर्फ किडनी फेलियर नहीं होता। किडनी डिजीजेस कितने टाइप्स की होती हैं, क्या क्या होती हैं, कैसे समझेंगे कि आपको भी कोई किडनी का रोग हो सकता है, और अगर हो गया उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो देखो, किडनी डिजीजेस के अंदर बहुत सारी बीमारियां आती हैं। किडनी स्टोन होना, किडनी में इंफेक्शन होना, किडनी में सूजन आ जाना, पाइलोनेफ्राइटिस बोलते हैं जिसे। इसके अलावा यूटीआई होना, इसके अलावा आपका आईजीए नेफ्रोपैथी आजकल बहुत कॉमन है, वो होना। इसके अलावा AKI यानी कि एक्यूट किडनी इंजरी, और CKD यानी क्रॉनिक किडनी डिजीज। ये सारी की सारी जो डिजीजेस हैं किडनी की बीमारियों में आती हैं। इसके अलावा कई रेयर केसेस होते हैं जिसमें किडनी की अट्रॉफी हो जाती है, यानी किडनी का जो साइज है वो छोटा हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। कई बार आप देखते हो जन्मजात ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी एक ही किडनी होती है, जिसे हम बोलते हैं यूनिलेटरल किडनी। कई बार बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जो एक किडनी के साथ ही पैदा होते हैं। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि किडनी डिजीजेस के अंतर्गत आती है। तो हर किडनी डिजीज जरूरी नहीं है किडनी फेलियर ही हो। ये भी बहुत सारी डिजीजेस हैं जो मैंने आपको अभी बताई, जो कि कहीं ना कहीं अगर समय रहते उनका इलाज ना किया जाए तो किडनी डिजीज में कन्वर्ट हो जाती है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं, अगर आप उनका निरंतर उपयोग कर रहे हो, रेगुलर यूज कर रहे हो, बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के अपनी तरफ से ही दवाइयां खा रहे हो, तो उनके साइड इफेक्ट की वजह से भी कहीं ना कहीं हमारी जो किडनीज हैं वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करती, और धीरे 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 किडनी इंजरी की तरफ या किडनी डिजीज की तरफ हमारी बीमारियां बढ़ती जाती है। अगर आप बहुत लंबे समय से BP की दवाई खा रहे हो, शुगर की दवाई खा रहे हो, पेन किलर्स खा रहे हो, या फिर स्टेरॉइड्स खा रहे हो, तो कहीं ना कहीं उनका असर हमारी किडनीज पर पड़ता ही है। ठीक है, बहुत से पेशेंट्स होते हैं जिनका BP और शुगर कंट्रोल नहीं रहता, और कुछ पेशेंट्स को एसिम्टोमेटिक भी चीजें होती हैं। एसिम्टोमेटिक यानी कि किसी पेशेंट को अगर मान के चलो बहुत हाई BP है, पर उसको कोई सिम्टम नहीं आता, अचानक से पेशेंट रूटीन चेकअप के लिए जाते हैं तो देखते हैं पेशेंट का जो BP है 180, 100, 200, 120 ऐसा चल रहा है, और पेशेंट को सिम्टम्स नहीं होते। तो बहुत लंबे समय तक अगर इतना ज्यादा हाई BP रहे तो वो धीरे धीरे जो किडनीज हैं उसको डैमेज कर देता है। तो फिर पेशेंट के जब रूटीन टेस्ट कराते हैं तो पता चलता है पेशेंट का यूरिया क्रेटिनिन धीरे धीरे बढ़ने लगा है। या कई बार बहुत पेशेंट होते हैं जो OPD में आते हैं कि अचानक से डॉक्टर साहब मेरे पैरों में सूजन आने लग गई है, हाथों में सूजन आ गई है, चेहरे पे सूजन आने लग गई है। या फिर कुछ पेशेंट्स का एक बहुत कॉमन सिम्टम होता है किडनी डिजीज में, वो होता है पेशाब में झाग आना। पेशेंट कहता है अचानक से मेरा वजन कम होने लग गया और पेशाब में झाग आना शुरू हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक सिम्टम है जो कि किडनी डिजीजेस में देखा जाता है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स के बारे में बताऊंगी जो कि किडनी डिजीजेस में बहुत कॉमनली देखने को मिलते हैं। तो किडनी डिजीजेस में सबसे इंपॉर्टेंट जो एक सिम्टम देखने में मिलता है वो है पेशाब कम आना, या कई बार पेशाब का अचानक रुक जाना। ठीक है, पेशाब बूंद बूंद करके आना, ये सारे सिम्टम्स होते हैं किडनी डिजीजेस के। इसके अलावा पेशाब में जलन होना। कई बार पेशेंट को UTI होता है और UTI को लोग नॉर्मल लेते हैं कि UTI क्या है, ठीक हो जाएगा,
पर कई बार क्या होता है, यूटीआई लंबे समय तक बना हुआ है और आपकी यूरिन के अंदर पस सेल्स भारी मात्रा में है, तो वो आपकी पेशाब की नली के साथ साथ किडनी तक उस इन्फेक्शन को स्प्रेड कर देते हैं। तो जिसकी वजह से कई बार किडनीज में पाइलोनेफ्राइटिस या किडनी में और भी बहुत सारे इन्फेक्शंस होने लग जाते हैं। तो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जो कि किडनी डिजीज में हर किसी को देखने में मिलेंगे। इसके अलावा बहुत एक कॉमन चीज देखोगे, जितने भी किडनी वाले पेशेंट्स होंगे इन सबका बीपी हाई रहता है। ठीक है, तो अक्सर पेशेंट को हाई बीपी के बाद किडनी डिजीज हो जाता है। बीपी कंट्रोल नहीं होता, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन होती है, उसके साथ किडनी डिजीज हो जाती है। तो किडनी डिजीज वाले पेशेंट्स का आप देखोगे हमेशा बीपी जो रहता है वो थोड़ा सा हायर साइड पे रहता है। इसके अलावा आप एक बहुत कॉमन सिम्टम देखोगे किडनी पेशेंट्स में, उनका वजन कम हो जाता है। जब भी किसी किडनी पेशेंट का वजन कम होता है तो आप उससे तो आप देखोगे कि उनमें पेशाब में झाग जरूर आता होगा। अगर आपके यूरिन के अंदर प्रोटीन आ रहा है, तो जो प्रोटीन है जो कि आपकी बॉडी के अंदर मसल्स बनाता है या आपकी बॉडी का एक बिल्डिंग मटेरियल होता है, वो अगर आपके यूरिन के थ्रू बाहर निकल रहा है तो बॉडी पतली हो जाती है, आप लीन थिन नजर आते हो, आपका जो वजन है वो एकदम से गिर जाता है। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन है तो ये भी एक साइन हो सकता है किडनी डिजीज का। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप में से किसी को भी अपने यूरिन के अंदर झाग दिखाई देती है तो आपको अपना यूरिन टेस्ट जरूर कराना चाहिए। तो ये सारे कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जो कि किडनी डिजीज में हमें देखने को मिलते हैं। तो अगर आप में से भी किसी को ऐसे कोई सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं जो जो मैंने आपको भी बताए हैं, तो अपना टाइम ना वेस्ट करें, अपने डॉक्टर से जाके जरूर मिलें। और अपने रूटीन टेस्ट जिसमें बहुत कॉमनली हम सीबीसी कराते हैं, है ना, सीबीसी में हम देखते हैं पेशेंट का एचबी दूनी कम है, क्योंकि किडनी डिजीज में अक्सर आप देखोगे पेशेंट का ना एचबी बहुत कम हो जाता है, क्योंकि इरिथ्रोपोइटिन नहीं बन पाता। तो वो भी एक कारण होता है। तो इसीलिए अक्सर किडनी के जो पेशेंट्स होंगे ना वो सारे थकान में रहते हैं, थके हुए रहते हैं, काम करने को इच्छा नहीं होती। ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हमें पेशेंट का एलएफटी भी कराना पड़ता है, क्योंकि खून जब जब कम होता है तो बिलिरुबिन थोड़ा बढ़ जाता है। तो वो सारी चीजें भी हमें देखनी पड़ती हैं। आपका यूरिन की जांच करानी पड़ती है, आपकी यूरिन में प्रोटीन कितना चल रहा है, वो सारी चीजें हमें देखनी पड़ती है। इसके अलावा आपके आरएफटी देखने पड़ते हैं, आपका यूरिया क्रेटिनिन कितना चल रहा है। इसके अलावा इसमें हम आपका जीएफआर भी देखते हैं। जीएफआर के लिए हम एक डीटीपीए स्कैन है जो करवाते हैं। जीएफआर वैसे नॉर्मल तरीके से भी हम मेजर कर सकते हैं, और एक डीटीपीए स्कैन बहुत जरूरी होता है इसमें। जो डीटीपीए स्कैन है वो इंडिविजुअली आपकी दोनों किडनीज कितना काम कर रही हैं, कितना फिल्टर कर रही हैं, कितना जीएफआर है, दोनों किडनी का एग्जैक्ट वो कैलकुलेट करके दे देते हैं। तो ये सारे टेस्ट हैं जो कि हम कराते हैं। प्लस किडनी पेशेंट्स में इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, सोडियम पोटाशियम कैल्शियम क्लोराइड्स ये सारे हमारी बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जो कि अक्सर हम देखते हैं किडनी डिजीजेस में हमारे कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाते हैं। तो किडनी डिजीजेस में इलेक्ट्रोलाइट्स कराने बहुत जरूरी है। तो ये सारी जांचें हम कराते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई एसोसिएटेड और कंप्लेंट है तो उसके अकॉर्डिंग भी हम आपकी जो भी रिक्वायर्ड इन्वेस्टिगेशंस हैं वो करवाते हैं। तो अभी हमने जाना किडनी डिजीजेस क्या होती हैं, कौन कौन सी बीमारियां किडनी डिजीजेस में आती हैं, कैसे आप इनको सिम्टम से पहचान सकते हो, और इसके क्या कारण होते हैं। ठीक है, तो अभी हम वेबिनार में कुछ सवाल लेंगे चैट बॉक्स से, फिर उसके बाद थोड़ी सी और जानकारी लेंगे किडनी डिजीजेस के बारे में, हम किडनी डिजीजेस को कैसे रिवर्स करते हैं, कैसे उसमें रिजल्ट देते हैं, क्या क्या इसमें पंचकर्मा करा सकते हो, क्या क्या इसमें थेरेपीज करा सकते हो। तो आगे बढ़ने से पहले मैं चैट बॉक्स से कुछ सवाल लूंगी, उसके बाद कुछ दर्शकों से हम बात भी करेंगे। तो सबसे पहले हम्म अभी वंदना जी को कुछ बात करना है, कृष्णा जी को भी क्वेश्चन पूछना है, तो आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। श्वेता जी ने क्वेश्चन पूछा है, हेलो मैम मुझे पॉलीसिस्टिक डिजीज है। पॉलीसिस्टिक आपकी किडनीज में आपको सिस्ट है क्या, एक बार आप क्लियर कर दीजिए। पॉलीसिस्टिक किडनीज है आपकी? ओके, तो श्वेता जी आप अपना एक बार अल्ट्रासाउंड भेजो,
एक बार हमें देखना पड़ेगा आपकी जो किडनीज के ऊपर जो सिस्ट है उनका क्या साइज है, आपके सिम्टम्स क्या हैं, आपकी सारी एक बार डिटेल्स लेनी पड़ेंगी, और सिस्ट का साइज छोटा है बड़ा है, और उसके साथ साथ ये भी देखना पड़ेगा आपके आरएफटी का क्या स्टेटस है। सिस्ट ज्यादा बढ़ने की वजह से भी कई बार आरएफटी थोड़े रीअरेंज हो जाते हैं, वो एक बार सारी चीजें देखनी पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा दामिनी जी कह रही है मेरी बेटी 11 साल की है, उनको किडनी प्रॉब्लम है, प्लीज बात करना चाहते हैं, तो आप बात करवा सकते हो। आप वन ऑन वन पेशेंट से बात करवा सकते हो, कॉल पे अभी आप बात कर सकते हो। हेलो। हेलो। आप अभी आप कॉल पे वन ऑन वन बात कर सकते हो। मनीष जैन जी का भी सवाल है, देवेंद्र जी भी कुछ जानना चाहते हैं, आप कॉल पे कनेक्ट कर सकते हो चैट के बजाय अभी। मैं भी नहीं हुआ। मे भी कोई नेटवर्क इशू है जिसकी वजह से हम बात अभी नहीं कर पा रहे हैं। तो थोड़ा सा हम ये बताते हैं आपको, हम पंचकर्मा से कैसे किडनी डिजीजेस को ठीक कर सकते हैं। तो पंचकर्मा के अंदर बहुत सारी ऐसी थेरेपीज हैं जो कि किडनी को न्यूट्रिशन देती हैं, किडनी के डैमेज सेल को कुछ हद तक, कई बार 100% भी आपकी दिक्कत ठीक हो जाती है, कई बार 70-80% रिजल्ट भी आता है, कई बार आपकी जो बीमारी है वो मेंटेनेंस पर भी रहती है। पर डिपेंड करता है आप कितना जल्दी इलाज कराते हो, कितना अ, जल्दी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेते हो, कितना जल्दी अपने आप को डिटॉक्स कराते हो। तो किडनी डिजीजेस के लिए आयुर्वेद में बहुत सारी थेरेपीज हैं, जिसमें बहुत कॉमन थेरेपीज में आता है अ, हम इसमें बस्तियां करा सकते हैं, जैसे इसमें बहुत सारी अनुवासन बस्तियां, निरूह बस्तियां, उत्तर बस्ती तक भी करवाते हैं। इसमें मेल्स में किसी को किडनी स्टोन है या किडनी की अट्रॉफी हो चुकी है, तो कुछ उत्तर बस्तियां भी हैं जो कि हम किडनी डिजीजेस में करवा सकते हैं। इसके अलावा इसमें विरेचन, अवगाह स्वेद हो गया, स्नेहन हो गया, ये सारी थेरेपीज हम इसमें करवा सकते हैं। तो पंचकर्मा की हेल्प से काफी हद तक हम जो आपका बढ़ा हुआ किडनी में इन्फेक्शन है या किडनी का जो आपका साइज है वो डे बाय डे सिकुड़ रहा है, उसकी अट्रॉफी हो रही है, वो सारे सिम्टम्स को हम काफी हद तक ओके कर सकते हैं। पर इसके लिए मैटर करता है आप कितना जल्दी इसके लिए अपना ट्रीटमेंट कराते हो, और दूसरी चीज आप अपनी डाइट कितनी जल्दी चेंज करते हो। बहुत से पेशेंट्स हैं जो अनवांटेड न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स खाते रहते हैं, कई बार उन सप्लीमेंट्स के ओवर यूज की वजह से, या वो सप्लीमेंट्स अगर खराब क्वालिटी की हैं उसकी वजह से भी कई बार ये प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। बहुत से यंग पेशेंट्स आते हैं जो कि रेगुलर जिम जाते हैं और बहुत सारे प्रोटीन्स का इंटेक करते हैं, तो कई बार उसकी वजह से ही हमारे जो किडनीज हैं वो डैमेज होने लग जाती हैं। आज के टाइम पे काफी पेशेंट्स हैं जो कि कोविड में वैक्सीनेशन के बाद भी उनको ये प्रॉब्लम हुआ है। कई बार ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जो कोई सर्जरी करा के आते हैं, बट पोस्ट सर्जरी हम देखते हैं उनका यूरिया क्रेटिनिन धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। तो ऐसे भी अगर आपको कोई भी ऐसे ऐसे इश्यूज हैं तो एक बार हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर से मिलके अपनी कंसल्टेशन जरूर कराइए। अपनी रिपोर्ट्स अपने नाम के साथ आपको भी एक नंबर स्क्रीन पर फ्लैश करवा देंगे, उस नंबर पे आप अपनी रिपोर्ट्स भेज के एक बार हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स के साथ आप बात कर सकते हो। आप स्क्रीन पे देख सकते हो एक नंबर आपको फ्लैश हो रहा है, 7710371037। तो जो ये नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इस नंबर पे आप अपनी रिपोर्ट्स भेज सकते हो और हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स के साथ बात भी कर सकते हो। ठीक है, तो अभी किसी का सवाल है तो एक बार आप कॉल पे कनेक्ट करके पूछ सकते हो। भीम शंकर जी का क्वेश्चन है, पूछें भीम जी। हाँ जी, हाँ जी मैम, बताइए। हेलो। हेलो। हाँ जी जी बताएं। हाँ मैडम, मैं भीमशंकर बोल रहा हूँ, झारसुगुड़ा उड़ीसा से। हाँ जी, एक आपकी उम्र कितनी है सर? जी। आपकी उम्र कितनी है, एज? अब मेरी एज है 55। ठीक है जी, तो बताएं। इसमें क्या है, जैसे कई बार ये बोला जाता है कि एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर से भी किडनी की बीमारियां, सभी प्रकार की बीमारियां ठीक हो सकती हैं। हम्म। तो इस प्रकार की भी चीजें हैं क्या?
देखो सर, हमारे यहाँ पे जो ट्रीटमेंट का तरीका है वो है इंटीग्रेटेड सिस्टम का। यानी जी कि इंटीग्रेटेड सिस्टम में आपका आयुर्वेदा आता है, नेचुरोपैथी आता है, एक्यूप्रेशर आता है, होम्योपैथी आता है, और जरूरत पड़ने पे कभी कभी कोई एलोपैथिक इंटरवेंशन भी अगर करनी पड़ती है तो वो हम करते हैं। इंटीग्रेटेड सिस्टम से जब हम ट्रीटमेंट करते हैं ना, तो पेशेंट के लिए जिस समय जो थेरेपी, जो ट्रीटमेंट, जो मेडिसिन उसके लिए बेस्ट होती है वो हम यूज करते हैं। अगर मैं आपको ये बोलूं कि सिर्फ एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर से आपकी किडनी डिजीज पूरी तरह ठीक हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है। आपको डिटॉक्स करना पड़ेगा। ठीक है, आपको दिक्कत क्या क्या आ रहा है, आप मुझे बताएंगे एक बार? जी, मैं एक पेशेंट को जानता हूँ जो मेरे परिचित के हैं। उनको तो काफी सर, समय आप डायरेक्ट उन पेशेंट से अगर बात करवाओगे ना तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि जी पेशेंट के और डॉक्टर के बात करने के बीच में काफी चीजें क्लियर हो जाती हैं, है ना? तो क्या चीजें हैं वो उनसे ज्यादा बेहतर जान पाएंगे। तो आप उनको एक बार हमारा ये नंबर दे सकते हो, तो हम उनसे एक बार डायरेक्ट वन ऑन वन बात कर लेंगे, उनकी सारी हिस्ट्री, सारी रिपोर्ट्स चेक करके, पेशेंट से सारी बातें समझ के उनको अकॉर्डिंगली गाइड करेंगे। ठीक है? जी जी जी, ठीक हाँ ठीक जी। ठीक ठीक है। ठीक है। ठीक है भीमशंकर जी। हाँ जी, कृष्णा जी बताएं। जी बोले कृष्णा जी। आई थिंक कोई नेटवर्क इशू है कृष्णा जी से, शायद बात नहीं हो पा रही है। तो अभी अगली कॉल लेने से पहले मैं आप लोगों को एक जनरल बात बता देती हूँ। अभी देखो, हमने काफी बार बीच में वर्ड यूज किया है डिटॉक्स के बारे में, पंचकर्मा के बारे में। तो आप सबके दिमाग में ये आ रहा होगा, ये पंचकर्मा डिटॉक्स से कैसे ठीक होता है, कैसे हमारी बीमारियां रिवर्स हो जाती हैं। तो मैं आपको ना एक एग्जाम्पल के माध्यम से ये चीज समझाना चाहूंगी। ठीक है? जैसे, Trial. हेलो, हेलो, हेलो। Trial. आई थिंक कुछ नेटवर्क इशू है जिसकी वजह से अभी बात नहीं हो पा रही है। तो अभी मैं आपको बता रही थी, हमने काफी बार अभी डिटॉक्स वर्ड यूज किया है, पंचकर्मा वर्ड यूज किया है। आप सबके दिमाग में आ रहा होगा ये डिटॉक्स पंचकर्मा क्या होता है, कैसे आपकी बीमारियों को ठीक करता है। तो इससे बताने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी। जैसे आप मान लो आपके पास एक पौधा है, ठीक है, उसमें बीज पड़े हैं, पर वो पौधा एक अंधेरे में पड़ा है जहां अच्छी हवा, धूप, पानी उसे नहीं मिलता। पर अगर आप उसी पौधे को धूप में रख दो, उसे अच्छी खाद डाल दो, उसे पानी दे दो, उस पौधे की केयर कर लो, उसे अच्छी धूप मिले, तो वो पौधा दोबारा से ग्रो कर जाता है। चाहे उसमें पिछले कई सालों से कोई एक पत्ता भी ना आया हो। ठीक इसी तरीके से जो पंचकर्मा है वो आपके शरीर को न्यूट्रिशन देता है। पंचकर्मा की मदद से जिस तरह पौधे को सही धूप, पानी, हवा, सनलाइट मिलने से वो खिल जाता है, दोबारा से रिग्रो कर जाता है, ठीक उसी तरीके से पंचकर्मा के थ्रू हर बीमारी को अगर हम सही आपकी थेरेपियां करें, आपका सही तरीके से डाइट में चेंज करें, आपके लाइफस्टाइल में चेंजेस करें, आपको मेडिसिन दें, आपको हर्बल चीजों का यूज करवाएं, तो ठीक आपकी बॉडी भी उसी तरीके से रेजुविनेट हो सकती है। तो पंचकर्मा के थ्रू आपका कोई भी किडनी डिजीज क्यों ना हो, उसको हम यूज करके बेहतर से बेहतर आपको रिजल्ट्स दे सकते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे डॉक्टर से, एक हमारे पास वीडियो है जो कि डॉक्टर नरेश त्रेहन का वीडियो है, जिसमें उन्होंने पंचकर्मा के बारे में बताया। तो काफी चीजें मैंने आपको पंचकर्मा के बारे में बताई हैं, उस वीडियो के थ्रू आपको और क्लैरिटी होगी। जो डॉक्टर नरेश त्रेहन है वो इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट हैं। तो वो, उनको भी लगता है, कहीं ना कहीं उनका भी ये मत है कि आयुर्वेदा के थ्रू बेस्ट मेथड है अगर कोई सेल रेजुविनेशन का, वो है पंचकर्मा। बॉडी का कायाकल्प करने का अगर कोई बेस्ट तरीका है वो है पंचकर्मा। तो एक बार हम एक वीडियो देखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो एक बार डॉक्टर नरेश त्रेहन वाला एक वीडियो होगा, वो आप एक बार प्लीज प्ले कर दीजिए। हेलो मैम। हेलो।
एक मिनट, सबसे बात होगा 1-on-1, एक वीडियो पहले देख लेते हैं। डॉक्टर रितु और डॉक्टर रोहित, आपको आवाज आ रही है? जब तक वीडियो प्ले नहीं होता तब तक एक दो क्वेरीज और ले लेते हैं। मैम मेरी आवाज आ रही है तो? आपका नाम सर? कृष्णा। कृष्णा, हाँ जी, बताएं कृष्णा जी। हाँ मैम, तो मेरे रिलेटिव हैं, उनका क्रेटनिन जो लेवल है 26.5 है। जो सडनली हमें मालूम पड़ा था, उससे पहले उनको वीकनेस था, उल्टी हो रही थी, कमजोरी थी। वो चल फिर रहे थे 1.5 2 महीने से, यहाँ वहाँ से मेडिसिन ले लिया, खा लिया। सडनली वी थॉट कि नहीं ठीक हो रहा, तो हमने हॉस्पिटल में उनको ये किया, ट्रीट किया। तो मालूम पड़ा कि उनका किडनी जो है वो अराउंड 26.5 है, क्रेटनिन उनका। सो सडनली नेक्स्ट डे हमने वी ट्राइड टू विजिट हिम्स, नवी मुंबई में हम गए भी थे। उन्होंने एडमिशन लेने से मना कर दिया, उन्होंने कहा इमरजेंसी पेशेंट का एडमिशन नहीं ले सकते। तो हमने हॉस्पिटल में एडमिट किया, वहाँ पे उनका डायलिसिस अभी चल रहा है, 3 डायलिसिस हो गए हैं। हम्म। अभी मैं सोच रहा हूँ कि मतलब हम नेचुरली उनको कैसे ट्रीट करें। आप आपके रिलेटिव क्या लगते हैं आपके? मेरे जीजा हैं। ओके, तो आप उनसे बात करा सकते हो। बात मैं करा सकता हूँ, एक बार मैं उनको कॉल कनेक्ट कर दूँ, वो बात कर लेंगे आपसे। अभी तो नहीं, आप एक बार वेबिनार के बाद इस नंबर नंबर तो आपके पास होगा, तो एक बार आप उनसे तब बात करवा दीजिएगा, क्योंकि अगर देखो इतना ज्यादा क्रेटिनिन है तो कई बार ये सिम्टम्स कुछ ये नहीं एसिडोसिस था। और एल्कोलोसिस जैसी कंडीशन में पेशेंट लैंड कर जाते हैं, या यूरेमिया जैसी कुछ कंडीशन हो जाती है जो कि इमरजेंसी कंडीशंस होती हैं। पर सिर्फ इसी बेसिस पे आपको कंप्लीटली यहाँ पे नहीं बता सकते क्या करना है। पेशेंट से बात करना भी जरूरी है। पेशेंट से मैं बात करा तो अभी वो कॉल पे ही है, उनको उनका आवाज जाएगा आपको। आप फिर दीपक, करवा दीजिए। एक मिनट मैं कनेक्ट कर देता हूँ स्पीकर पे, तो आपको सुनाई देगी। फिर उसके बाद में मैं कॉल पे, बिकॉज मेरे को हिम्स से कुछ अपडेट नहीं आ रहा प्रॉपर, इसीलिए आई एम वरीड कि मतलब कनेक्ट कैसे करें। आप रहने वाले कहाँ के हो? यहीं पे है, था नवी मुंबई के ही है दीपक। हाँ, साथ में मेरे ना एक कंसर्न पर्सन है, तो वो आपसे कुछ पूछेंगे, तो मैं ये बीमारी के बारे में, तो आप उनको आप सर बताएं। डायरेक्ट ना पेशेंट से कंसल्टेशन करा दो, क्योंकि ये वेबिनार है, इसमें बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं। तो अच्छा। प्रॉपर जो कंसल्टेशन है हम वेबिनार के बाद आपकी करेंगे, क्योंकि हमें रिपोर्ट्स भी देखनी पड़ेंगी एंड इट विल टेक टाइम। ठीक है, तो शुड आई पेशेंट से विजिट डायरेक्ट योर बात शुड होगी। आई विजिट योर नियरेस्ट ब्रांच? वहां से मेरे को कुछ सपोर्ट नहीं मिल रहा, इफ यू कैन टेल देम कि जस्ट अटेंड दिस। सर इसीलिए बोल रही हूँ, सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए ही यहाँ से एक बार आपकी रिपोर्ट्स देखेंगे, पेशेंट से डायरेक्ट बात होगी, क्योंकि पेशेंट से बात करने में और किसी और के थ्रू कनेक्ट करने में बहुत करेक्ट जरूरत। करेक्ट, बहुत फर्क तो है। इट वुड बी बेटर कि अगर हम पेशेंट से 1-on-1 बात करें, इसीलिए मैं कह रही हूँ आप पेशेंट को एक नंबर दे दीजिए, वो अपनी रिपोर्ट्स अपने नाम के साथ नंबर दे। मैम, एक बार आप नंबर बोल हाँ, तो हम पेशेंट से 1-on-1 बात कर लेंगे। आप देखोगे अभी दो। स्क्रीन पे नंबर भी एक शेयर हो रहा है, 7710371037। तो इस नंबर पे आप अपनी रिपोर्ट जो है वो सारी की सारी शेयर कर सकते हो। तो पेशेंट से आफ्टर वेबिनार आज या कल की डेट में हम पेशेंट से कनेक्ट करेंगे और एक बार करंट जो सिचुएशन है वो एनालाइज करके जो भी हम्म। फर्दर ट्रीटमेंट है वो गाइड करेंगे, क्योंकि पहले की जो कंडीशन है वो डायलिसिस के बाद वैसे ही सिम्टम्स जो होंगे काफी सबसाइड भी हो गए होंगे। तो हम्म। पुरानी सिचुएशन के बेसिस पे करंट डिसीजन नहीं ले सकते, करंट रिपोर्ट्स के करेक्ट। बेसिस पे वी विल गाइड। इसके अलावा और भी बहुत सारी पैरामीटर्स हैं, उनका बीपी, शुगर, कोई और स्टेटस तो नहीं है, वो सारी चीजें देखना, उनका यूरिया क्रेटिनिन करंट क्या है, आफ्टर डायलिसिस क्या स्टेटस है, प्रोटीन यूरिया कितना है, बड़ी सारी चीजें हैं, वो सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। ठीक है मैम, तो ओके। व्हाट आई डू इस मैं आपसे कॉल से कनेक्ट कर लेता हूँ, मैं अभी मीटिंग यस यस लीव यस। करता हूँ। श्योर थैंक श्योर। यू। थैंक्स फॉर द इंफॉर्मेशन। कोई और कॉलर है जो भी कनेक्ट करना चाहें? अमर जी ने हैंड रेस किया है, बताएं अमर जी क्या जानना चाहते हैं?
मैडम मेरा एक क्वेरी था, हाँ जी अमर मतलब जी। सेवन था और डॉक्टरों ने, मैं जब एलोपैथिक पे चला गया था, मुझे नहीं पता था तब तक आपका, तो मैंने आपको कांटेक्ट, मेरा लेट हुआ, 4 अप्रैल को आपके साथ मीटिंग हो गया मेरे को, तब तक 25 दिन हो चुका था। तो डॉक्टरों ने डायलिसिस कर दिया, डायलिसिस 17 से 18 बार डायलिसिस हो चुका है और एक ही दिन में डायलिसिस की जरूरत पड़ रही है, मतलब वीकली 3 पड़ रही है। वीकली जो 3 पड़ रही है, तो मैं आपके मुंबई, मेरा लास्ट टाइम पूजा मैडम से बात हुई थी, पूजा मैडम से आप बात रहने वाले कहाँ के हो सर? महाराष्ट्र में हूँ मैडम। मैडम ऐसी जगह पे हूँ जहाँ से बॉर्डर है एमपी एंड गुजरात, कोई बात नहीं, जगह का नाम बता दो। नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट। ओके, ठीक है। तो आप हमारे कौन से सेंटर में गए थे? मैडम मैं तीनों देख के आया, अंधेरी भी देख के आया, ठाणे भी देख के आया, नवी मुंबई भी देख के आया, तो नवी मुंबई वाला सेट हो सकता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई ठीक इशू नहीं है। है वहाँ। आपको डायग्नोसिस क्या बताया था, क्या क्या चीजें बताई थी डॉक्टर ने? मैडम ऐसा बताया गया है, मेरे जो डॉक्टर थे उनका कहना था क्रिएटिन की वजह से ही, उन्होंने फिर बोला कि किडनी 50% वर्किंग में है, तो प्लाज्मा कोई फेरेसी ऐसा तो करवाना था नहीं मुझे। बताया था कि कोई आपको आईजी नेफ्रोपैथी है या किडनियां सिकुड़ गई हैं या किडनीज में इन्फेक्शन है? नहीं, किडनी वर्किंग में है। ओके ओके ओके, ठीक है। और अमर जी, मैं आपसे ना एक बार बात करती हूँ। आपने नवी मुंबई में आप गए नहीं थे ट्रीटमेंट के लिए क्या? विजिट के लिए जाके आया मैडम, तो वहाँ ऐसा हुआ, वो डॉक्टरों से मिला, तो आपके यहाँ से मुझे पूजा मैडम ने, अभी क्या हो गया, मेरे जो पेशेंट थे एडमिट थे हम 25 दिन से वहां पर, ओके। इधर अपना गुजरात में। तो वहां से वो हो जाने के बाद में, अभी अगर मुझे अगर आपका ट्रीटमेंट करना है, तो मुझे पेशेंट को वहां ले जाना होगा, तो मैं पहले मिलने गया, वहां देखने गया पोजीशन क्या है, कहाँ रह सकते हैं, नवी मुंबई या ठाणे। मुझे ठाणे पास पड़ रहा था, नवी मुंबई थोड़ा डिस्टेंस पे था ट्रैफिक पर्पज से। पर ठीक है, मैंने सोचा नवी मुंबई भी जाएंगे, तो नवी मुंबई में सोच भी रहा हूँ, तो वहाँ के डॉक्टर ने बोला 12 से 15 दिन लगेंगे। और कुछ पेशेंटों से मेरा बात हुआ है, जैसा जो लोग आपके यहाँ से ट्रीट करके आए होंगे, जो भी होंगे, हम्म। उनका कहना होगा कि 21 डेज भी लगते हैं। अब पेशेंट की सिचुएशन ऐसी है कि भाई, अब वो ज्यादा रहना नहीं चाहते हैं, बाहर पसंद नहीं कर रहे हैं भाई, अभी देखो हॉस्पिटल देखो में सर, ऑलरेडी रह क्या चुके हैं। होता है, जो भी हमारा अ, इस तरीके की डिजीजेज होती हैं जैसे किडनी कैंसर, लिवर, इनफर्टिलिटी, हम्म। में टाइम लगता है। 15 डेज हाँ तो इसमें मिनिमम लगते हैं, मतलब 15 दिन से पहले तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अब आप खुद सोचो, हमारी बॉडी का एक ऑर्गन जो कि भगवान ने बनाया है और सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स में एक है, जिसका काम सारे शरीर को साफ रखना है, वही काम नहीं कर रहा है। उसको यस मैम। पोषण देना, उसके सेल्स को रेजुविनेट करना, ये 5-7 दिन 10 दिन में पॉसिबल नहीं होता है। ये प्रॉब्लम्स होती एकदम नहीं है, होने में भी इसमें टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है। ठीक होने में भी इसमें टाइम लगता है। तो इसमें डिटॉक्स में कम से कम आपका 15 डेज और आपका 21 डेज, इतना टाइम तो इसमें मिनिमम लगता ही है। तो अगर आपको 3 सेंटर्स हैं हमारे, आपने विजिट कर भी लिए हैं, नवी मुंबई है कोपरखेर में, इसके अलावा थाने हैं, और इसके अलावा हमारे पास अंधेरी में भी है। जो भी आपको सुटेबल लगता है वो आप हम्म। वहाँ पे एक बार कनेक्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। इतना टाइम इसमें लगेगा सर, ये तो मिनिमम अभी, ड्यूरेशन है। हाँ तो अभी ये आपका कहना हुआ, अब इसके बाद में जब पेशेंट ले जाऊंगा, तो हम्म। पेशेंट चल फिर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, पर अभी एनर्जी नहीं है उतनी जैसा होना चाहिए, क्योंकि डायलिसिस चल रहा है इस इसके वजह लिए से। ना हमें देखना पड़ेगा क्या पेशेंट का हाँ। करंट स्टेटस है। कई बार यूरिया क्रेटिनिन बढ़ने की वजह से नॉजिया, वोमिटिंग और थोड़ा वीकनेस, ये सब रहता है, या रिसेंट कोई डायलिसिस हुआ है तो भी 1-2 दिन के लिए थोड़ी सी वीकनेस रहती है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, एक बार प्लीज आप अपनी रिपोर्ट्स जो है ना वो शेयर कर दो। और आप देखोगे अभी लाइव सेशन में डॉक्टर रोहित हमारे साथ बैठे हैं, तो एक बार आप उनसे एक बार कंसल्ट कीजिए, तो वो एक बार आपकी सारी रिपोर्ट्स देख कर ना हाँ, अभी वो आपको अभी शायद गाइड रोहित कर सर दे। से कॉल हुआ था मेरा, अभी 10 मिनट, मेरा ना 4 दिन से आपके यहाँ कॉल भी डाला हुआ था कि भाई डॉक्टरों से अपॉइंटमेंट वापस करवाने के लिए, और वो पूजा मैडम नहीं थे, तो आज शायद रोहित सर से अभी बात करवाई मुझे अभी अभी उन्होंने। तो रोहित सर ने मुझे बोला कि रिपोर्ट शेयर करो, पर रिपोर्ट्स कौन सी चाहिए वो मांगी नहीं मुझसे अभी तक। जितनी भी आपकी तो रिपोर्ट्स हुई है ना, सारी सारी भेज दो। हाँ, तो कौन से नंबर ये पे भेजूं रोहित सर आरएफटी, मुझे? इलेक्ट्रोलाइट्स, सीबीसी, ये जरूर होना चाहिए। इसके अलावा आपने कोई और भी रिपोर्ट्स कराई हैं, कोई इको है, डीटीपीएस का है ना, सब भेज दो। यस मैडम। सारी सारी रिपोर्ट्स भेज दो, ठीक है। हाँ, तो किसको भेजूं मैडम, अब कौन से नंबर पे भेजूं? जो नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, एक बार दोबारा से डॉक्टर रितु एक बार नंबर दिखा देंगे, तो एक बार आप प्लीज नोट कर लीजिए। हाँ मैं नोट करता हूँ। 7110371037, ठीक है। एक मिनट, 7 1। सॉरी, 77 हाँ 1037 हाँ। 1037, ठीक है। ओके मैडम, मैं इस नंबर पे शेयर तो कर
इस नंबर पे आप अपनी रिपोर्ट शेयर कर दो और इस पे लिख देना आपको डॉक्टर रोहित से कनेक्ट करना है, तो वो एक बार आपसे बात कर लेंगे। ठीक है, तो ओके। अभी हमारे पास लगभग 110 के अप्रोक्स पार्टिसिपेंट्स हो गए हैं। तो अभी हमारे साथ डॉक्टर गीतिका कनेक्ट करेंगे, बहुत जल्दी अभी हमारे साथ कनेक्ट करने जा रहे हैं। तो एक बार मैं 5 मिनट का मुझे टाइम दीजिए, मैं मैम के साथ आपको कनेक्ट करवाती हूँ, ठीक है। तो जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे, क्वेरीज होंगे, आप मैम से वन ऑन वन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो 5 मिनट का हम टाइम लेंगे अभी, मैम हमारे साथ कनेक्ट करेंगे। हा मी जाऊन आलो होतो मुंबईला आणि उद्या बी मी तिथंच चाललो. नंबर दिला त्याच्यावर रिपोर्ट टाकायला होता. मी बोला. हेलो एवरीवन, क्वेरी से स्टार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेरी प्लीज। मेरे लैपटॉप हमारे सामने नाम है। नाम क्या है? नाम ही लिखेंगे। क्या नाम है? साइबर साइबन रवि कुमार। हेलो। हाँ जी हाँ जी रवि सर। कुमार। साइबन जी बोलो। मैं शैवाल राय बोल रहा हूँ। हाँ जी। मेरा किडनी का प्रॉब्लम है। हाँ जी। तो मेरा डॉक्टर ने बताया है मेरे को ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस हुआ है। ओके। तो मेरे ये जानना है क्या ये आपको वहाँ ठीक हो सकता है? हाँ बात ठीक हो कर सकता सकते हैं? है, पर अगर आपको इन्फ्लामेशन है किडनीज में तो किस वजह से है उसका कारण ढूंढना पड़ेगा। आपको कोई पथरी या कोई इन्फेक्शन हुआ है किडनी में? पथरी नहीं हुआ है। फिर क्या बायोप्सी प्रॉब्लम? बायोप्सी हुआ है, हाँ लेकिन जी। उन लोग बायोप्सी में लिखा है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ओके। हाँ, पेशाब में आपको कोई पस सेल वगैरह आ रहे हैं?
नहीं, प्रेशर में फॉगी यूरिन हो रहा है, झाग आ रहा है। झाग आ रहा है, ओके। और आपका ये मेरा को वेट लॉस हो रहा है। ठीक है। और मुझे ये बताओ कि आपका क्रिएटिनिन कितना है अभी? 2। 2। और इससे पहले कोई आप दवाई खा रहे थे बीपी की? नहीं नहीं, लेकिन जब हम डॉक्टर दिखाया उन लोगों ने बीपी का दवाई दिया है, और मेरा को ज्यादा है, आपका यूरिक एसिड है, वो ओके, उसका उसका दवाई दिया है, 9.4 है यूरिक एसिड। ठीक है। अच्छा, और यूरिक आपकी एज कितनी है सर? 50। और आपका हाइट वेट कितना है? मेरा हाइट है 160 cm। ओके, और वजन कितना है? 51। 51। ओके। वेट लॉस हुआ है आपका? हाँ, वेट लॉस होते जा रहा है। कितना हो गया? देखिए, 2 महीना में 2 किलो, 2-3 किलो वेट लॉस हो गया। अभी मैंने रिपोर्ट लिखना शुरू किया है, लेकिन 2 महीना से वेट लॉस हो रहा है। ओके, फाइन। ठीक है। आप कहाँ से बात कर रहे हो साइबल जी? मैं कलकत्ता से बात कर रहा हूँ। कोलकाता से। आप ऐसा कीजिए, कोलकाता में आप हमारे जो न्यू टाउन का जो सेंटर है, हॉस्पिटल है, वहां पे आप हाँ। मिल सकते हो डॉक्टर अपूर्वा से, या फिर वहां पे होंगे डॉक्टर मिहिर। अच्छा। आप उनसे भी मिल सकते हो, ठीक है। और ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकती है। नॉर्मली तो डॉक्टर्स बोलते हैं कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, ये जल्दी से ठीक नहीं होते और लॉन्ग टर्म दवाइयां खानी पड़ती हैं। पर अगर आप अभी से इसको नेचुरली ट्रीट कर लोगे तो आगे जाके परेशानी नहीं होगी। होता क्या है, हम एलोपैथिक मेडिसिन पे डिपेंडेंट रहते हैं, और हाँ। आने वाले टाइम में ये क्रिएटिनिन बढ़ता ही है, हम्म। ठीक है। उसका हाँ। सॉल्यूशन नहीं मिलता। बट अगर आपका तो अभी क्रिएटिनिन बिल्कुल 2 है और यूरिक एसिड 9.4 है, ये जल्दी से रिजॉल्व होने वाला केस है, अच्छा। ठीक है। अगर आपके टेस्ट में जो भी आ रहा है, अगर वो पड़ा भी रहे, कोई दिक्कत नहीं है स्कैन में। बट अच्छा। अगर आपके पैरामीटर्स नॉर्मल हैं, हेल्थ आपकी अच्छी है, यूरिक हाँ। एसिड क्रिएटिनिन कंट्रोल में रहता है, ब्लड प्रेशर भी ओके रहता है, तो फिर आपको दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी, अच्छा। ठीक है। और आपको अच्छा। कुछ डाइट बताएंगे, कुछ आपको थेरेपीज बताएंगे जिसमें हॉट वाटर इमर्शन करवाते हैं, कुछ बस्तियां अच्छा। करवाते हैं, किडनी धारा होती है, नाभि बस्ती होती है, लेपन होते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर्स होते हैं, उससे काफी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, अच्छा। ठीक है। तो अच्छा। आपने देर नहीं करनी है। आप अपना हम्म। नंबर वगैरह नोट करके @, कर दो कोलकाता हॉस्पिटल, वो आपको एड्रेस शेयर कर देंगे, वहां जाके मिलिए आप। अच्छा, अब मैं आपका हिम्स का कोई ये नहीं ले सकते ना, कोई पैकेज ऐसा कुछ हिम्स हिम्स एडमिशन है? हिम्स का हॉस्पिटल ही है सर वहां पे। कोलकाता, कोलकाता में? हाँ जी, कोलकाता में न्यू टाउन में हॉस्पिटल है, वहां जाइए आप। वहाँ तो शुद्धि क्लिनिक बोल रहे हैं, वही की हिम्स है? हाँ, वही वही है, वही है, अच्छा। 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 ठीक ठीक है। है। आप, हाँ, आपका अच्छा, आप लोगों का क्या, हम लोगों का क्या, मैं यूट्यूब में देखते हैं, आप लोगों का क्या दवा दवा देते हैं? आप तो डाइट देते हैं, और जो आपका। डाइट भी देते हैं, मेडिसिन भी होती है, नेचुरोपैथी अच्छा। भी अच्छा। अच्छा। होता है, अच्छा। होम्योपैथी भी होता है, जितना भी आयुष में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो सारे डिपार्टमेंट्स हमारे पास होते हैं। अच्छा। अच्छा, मैं इसी बोल रहा हूँ कि मैं एलोपैथी में एक ही 10 दिन चल रहा है, इसके पहले मैंने कोई एलोपैथी ट्रीटमेंट नहीं लिया। खाली ओके। 10 दिन, ओनली 10 डेज हुआ है मैं हम्म। एलोपैथी ट्रीटमेंट ले रहा हूँ। आप अपनी जो भी एलोपैथी ट्रीटमेंट ले रहे हो ना, वो मेडिसिन भी वहां पे लेके जाइएगा, ठीक है। अच्छा। तो अच्छा। अगर अच्छा। वो धीरे धीरे करके टेपर डाउन होगी तो वो भी आपको गाइड कर देंगे, और साथ में अच्छा। जैसे जैसे आपको डाइट बताएंगे वो आपको फॉलो करना है। अच्छा, डॉक्टर नाम फिर एक बार बोलेंगे मैम? डॉक्टर अपूर्वा। डॉक्टर अपूर्वा। अच्छा। अच्छा। हाँ जी, ठीक। हाँ जी। ठीक है, वहाँ का नहीं तो कोई और भी नंबर? बहुत सारे डॉक्टर्स हैं वहां पे, पर एमएस वहां पे डॉक्टर अपूर्वा है, उनको दिखाना है तो उनको दिखाओ, नहीं तो बाकी डॉक्टर्स भी हैं उधर। अच्छा, अरे, वहाँ का कोई नंबर मिल सकता है मैम? आप जब अपना इस पे मैसेज करोगे ना, चैट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर दो, तो आपको नाम एड्रेस वगैरह सब कुछ शेयर कर देंगे, फोन नंबर भी दे देंगे, आप वहां कनेक्ट कर लेना। ठीक है। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक ओके सर, ओके, थैंक यू। यू। हाँ। नंबर डाल चैट में ना। नेक्स्ट, रवि कुमार जी। नेक्स्ट नाम क्या है? हाँ जी, रवि कुमार जी। देखो मेरा हेलो, आवाज आ रही है मैम? सुरेश। हाँ जी, हाँ जी सर, बोलिए रवि जी। सर मैम, मैडम, हम 14 तारीख को जो है दिखाए हैं पटना हिम्स शुद्धि हॉस्पिटल जो है पटना में।
ठीक है। तो इसका रिपोर्ट भी मैडम जो है हम आपके इस नंबर पे भेज दिए रिपोर्ट, और जो मेडिसिन वगैरह हमको मिला है तो हम्म। अभी जो नंबर डिस्प्ले हो रहा था मैम उस पर हम भेज दिए हैं। थोड़ा ठीक इस है। संबंध में हमको थोड़ा सजेशन चाहिए कि और बेहतर ट्रीटमेंट के लिए हम और क्या कर सकते हैं मैडम। आपको डाइट गाइड किया था उन्होंने? जी डाइट तो गाइड किया था, लेकिन जो दिए थे वो लोग जो मतलब हाथ से लिखा हुआ था तो उतना बेहतर हमको नहीं पढ़ने में आया। तो हम्म। हम बोले भी कि हमको डाइट जो है थोड़ा फ्रेश लिखावट में होना चाहिए ताकि हम उसको बढ़िया से समझ पाए। तो वो हम्म। हमको बोले कि ठीक है उपलब्ध करा देंगे, लेकिन अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाया। ठीक है। डॉक्टर रोहित, आप इनसे फोन पे बात करके इनको एक बार डाइट दोबारा से समझा दीजिएगा। जी मैडम, और थोड़ा रिपोर्ट मैडम देख करके थोड़ा हमको बताया जाए कि हाँ, मतलब क्या स्थिति है। आपकी रिपोर्ट्स भी देख लेते हैं, जो जी आपका ट्रीटमेंट वहां से चला है वो भी देख लेते हैं। आपका क्या है अभी, क्रिटिनिन कितना चल रहा है? मैडम, हम तो भेज दिए हैं इसमें, एक मिनट देखना होगा। एक मिनट, हम थोड़ा रिपोर्ट में मैडम आप नहीं देख रहे हैं क्या? वो तो रिपोर्ट सर मेरे को अभी दिखेगी नहीं, क्योंकि अभी मैं वेबिनार में हूं ना। जी जी जी। हाँ, अभी मैं देख नहीं पाऊंगी, वेबिनार के बाद ही देख पाऊंगी। अगर आपको नहीं पता कोई बात नहीं, हम रिपोर्ट्स देख करके फिर आपको डॉक्टर रोहित कॉल बैक कर लेते हैं। और जी जितने भी किडनी के पेशेंट्स हमें सुन रहे हैं, आप लोगों को आपको तुरंत अपना थेरेपीज करवा लेनी चाहिए। हाँ मैडम, क्रिएटिनिन दिख रहा है 1.62। हाँ, 1.62 है तो ये तो आराम से मैनेज हो जाएगा, इसमें मत घबराइए आप। जी मैडम, थोड़ा वही घबराहट हो रही थी। इसके पहले लगभग 1.5 साल से हम पटना मेदांता में हम इलाज करा चुके हैं, ठीक है। लेकिन कोई सुधार मतलब इतना मतलब दवाई पर दवाई दिया जा रहा था। हम सोचे ऐसा ना हो कि फिर कोई दूसरा प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए, तो हम इसलिए जो है हम ये आयुर्वेद की तरफ हम आए हैं। और 14 तारीख को इसी मैंने परसों तरसों ही हम जो है हम्म। दिखाए हैं आपके पटना में, जो सगुना मोड़ के पास है हाँ हिम्स जी, हाँ जी। हॉस्पिटल। तो उसी ठीक में हम है। मैम दिखाए, लेकिन पेशेंट थोड़ा वीकनेस फील कर रहा है अभी, ओके। बहुत ज्यादा वीकनेस फील कर रही है। ओके, कोई बात नहीं, आप ऐसा कीजिए, आपने रिपोर्ट्स भेजी दी हैं, वो देख जी करके हम आपके जो पेशेंट हैं उनसे भी बात कर लेंगे। उनका एक वीडियो भी थोड़ा बना के आप शेयर जी कर देना उस नंबर पर। तो डॉक्टर रोहित जी आपसे बात भी कर लेंगे, और थोड़ा डाइट में कुछ चेंजेस होगा वो भी आपको गाइड कर देंगे। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके सर, ओके सर, थैंक यू। देखो, जितने भी लोग आप लोग मेरे को सुन रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि किडनी फेलियर एक ऐसी डिजीज है जिसमें हम बहुत ज्यादा एक तो क्यूरियस होते हैं कि हम कब ठीक होंगे, और दूसरा एक क्वेश्चन होता है कि मैम ये क्रिटिनिन, यूरिया, यूरिक एसिड कब जो है वो कम आएगा, या हमारे अगर डायलिसिस हो रहा है तो हम डायलिसिस से कैसे ठीक होंगे। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं नॉर्मली सभी पेशेंट्स के होते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि किडनी फेलियर होता क्यों है। मेरे जितने भी वेबिनार्स हैं मैं सब में बताती हूँ कि किडनी फेलियर का सबसे ज्यादा जो मेन कारण होता है वो सिर्फ ये नहीं होता कि किडनी के फंक्शन डिस्टर्ब हो गए। जैसे अभी हमने एक केस अभी पीछे लिया था ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस का, वो केस कभी कभी ऐसा होता है कि बचपन से ही लोगों को होता है, आईजीए नेफ्रोपैथीज होती हैं, वो कंजेनाइटल होती हैं। बट ज्यादातर किडनी फेलियर हमारी गलतियों की वजह से होता है, रॉन्ग प्रैक्टिसेस की वजह से होता है, केमिकल बेस्ड ट्रीटमेंट्स की वजह से होता है। आप किसी भी किडनी फेलियर के हॉस्पिटल में चले जाओ, आप पीजीआई चले जाओ, सबसे ज्यादा जो आपको लोग मिलेंगे अपनी हिस्ट्री बताते हुए वो ये बताएंगे कि हम बीपी शुगर की गोलियां खा रहे थे, हम थायराइड की गोली खा रहे थे, या हम लॉन्ग टर्म पेन किलर खा रहे थे, या हम एंटासिड ज्यादा खाते थे, एसिडिटी बार बार होती थी, गैस्ट्राइटिस होती थी, या लोग बोलेंगे कि हमारे हमें रीनल सिस्ट होते थे और हमारे फादर में भी थे और उनके फादर को भी थे, या लोग बोलेंगे कि पथरियां हमें हमारे को बार बार होती थी, या बोलेंगे पथरी का ऑपरेशन कराया था जी, उसके 1 साल 1.5 साल के बाद अब मेरा बीपी बढ़ने लग गया, और अब जाकर के बीपी के बाद अब मेरा किडनी का जो क्रिटिनिन है वो भी बढ़ने लग गया। तो ये जितनी भी हमारी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं वो ये आती हैं कि जब आपके किडनी पे ओवरलोड होता है, या फिर बचपन से ही किडनी खराब है, राइट। जो बचपन वाले केस हैं वो होते हैं या तो किडनी श्रिंक है, या किडनी एक है ही नहीं, या किडनी का जो मॉर्फोलॉजी है वो गड़बड़ हुई पड़ी है, मतलब जो उसकी शेप है, स्ट्रक्चर है वो गड़बड़ है, या फिर उसके जो सेल्स हैं उसके अंदर कोई एट्रोफी हो गया है, या सूजन आ चुकी है, या प्रोटीन लीकेज, या प्रोटीन को जो है किडनी के जो सेल्स हैं वो
जो है उसके रिसेप्टर्स उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से नेफ्राइटिस की प्रॉब्लम्स होने लगती है। तो ये जितनी भी प्रॉब्लम्स है ये कंजराइटल है। पर हमारी गलतियों की वजह से, जैसे लॉन्ग टर्म केमिकल बेस्ड ट्रीटमेंट लेना, नेचुरल ट्रीटमेंट पे नहीं जाना। जैसे कि अभी एक पेशेंट ने, अभी हमने रवि जी से बात करी तो उन्होंने बताया कि मैं 2 साल से ट्रीटमेंट ले रहा था, और अगर वो एलोपैथी ट्रीटमेंट ले रहे थे तो उनका गिटेन बढ़ने से कोई रोक ही नहीं सकता। 1 साल, 2 साल, 3 साल वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा कुछ टाइम के बाद। क्यों? क्योंकि केमिकल बेस्ड ट्रीटमेंट्स कहीं ना कहीं आपके एक ऑर्गन के साथ बाकी ऑर्गन्स को भी डैमेज करते हैं, जिसमें लीवर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एक ऐसा ऑर्गन है जो कि टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर फेंकता है। और हमारे जितनी भी हम एलोपैथी मेडिसिन खाते हैं उसका जो मैक्सिमम जो है एक्सक्रीशन है वो लीवर ही उसको डिटॉक्स करता है। अगर आप 250 mg की कोई मेडिसिन खा रहे हो तो उसके लिए आपकी जो रिक्वायरमेंट होती है ना बेसिक, वो मुश्किल से 10 ग्राम 20 ग्राम की होगी, उससे ज्यादा नहीं होगी। बाकी आपके बॉडी में कहीं एब्जॉर्ब होगा, या किडनी उसको फिल्टर करेगी, या लिवर उसको बाहर फेंकेगा। और इस प्रोसेस को रोजाना करते करते उसी केमिकल का जो साइड इफेक्ट है वो कहीं ना कहीं आपके बॉडी पे भी आता है, और लिवर्स भी डैमेज होते हैं। फिर होता क्या है, इंडाइजेशन होती है, गैस्ट्राइटिस होती है, एसिडिटी होती है, ब्लड प्रेशर वेरिएट करता है, कई लोगों को शुगर हो जाती है। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशन जब होती रहती हैं फिर जाकर के फाइनली कभी किडनी डैमेज होती है। ऐसे नहीं होती। हमारा शरीर ना इतना स्ट्रांग है, भगवान ने इतना ज्यादा ताकत दी है हमारे एक एक शरीर को, एक एक शरीर के ऑर्गन को, कि वो अपनी सेल्फ हीलिंग से खुद को ठीक कर लेता है। जैसे आचार्य जी बार बार एक एग्जांपल देते हैं कि जब भी किसी जानवर को बीमारी होती है, अगर उसको बुखार हो जाए, कभी कभी किसी जानवर को खांसी हो जाती है, जो भी सिचुएशंस आती हैं, तो नेचर ने उनके अंदर इम्यूनिटी खुद ही डेवलप करी है और वो खुद ही अपनी डिजीज को क्योर करते हैं। और नेचर का एक रूल है, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट। मतलब जो फिट है वो सरवाइव करेगा। और फिट का मतलब ये नहीं है कि आपकी बॉडी है बड़ी मस्कुलर है, आप बहुत स्लिम ड्रिम हो, जीरो फिगर है तो आप हेल्दी होगे। नो, ऐसा नहीं है। फिटनेस का मतलब है कि आप जो खा पी रहे हो वो अच्छे से पचे, और उसका जो न्यूट्रिशन है वो आपको अच्छे से मिलता रहे, प्लस आपकी इम्यूनिटी बड़े स्ट्रांग लेवल की है। जो लोग बोलते हैं ना हम बीमार नहीं पड़ते, 5-5 साल हो गए, 10-10 साल हो गए, एंटीबायोटिक नहीं खाई, कभी एक गोली पैरासिटामोल नहीं खाई, वो लोग हेल्दी होते हैं। ऐसे ही लोगों ने कोरोना के टाइम पे बिना किसी मेडिकेशन से सिर्फ कार्डों से अपने आप को ठीक किया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाई और आज वो हेल्दी हैं। पर हम क्या करते हैं, हम आने वाले सिनेरियो के हिसाब से जो भी नई चीज आती है ना, हम ट्रेंडिंग में जाते हैं। अच्छा ये वाली नई मेडिसिन आई है, चलो हम इसको ट्राई कर लेते हैं। अरे भाई, शरीर है करोड़ों का, ट्राई करने के लिए नहीं है भाई। ये ट्रायल टेस्टेड होने के बाद आप पे अप्लाई होना चाहिए। आधी से ज्यादा ड्रग्स तो हमारे कंट्री में आप लोगों को वो दे दी जाती हैं जो अंडर ट्रायल होती हैं, जिससे कि आपको साइड इफेक्ट्स होते हैं। और क्वेश्चन जो है वो किया जाता है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन कोई ट्रायल नहीं है। अरे आयुर्वेदिक मेडिसिन तो हर्ब्स है सारी, जो कि ऑलरेडी हजारों लाखों साल पहले शास्त्रों में लिखा हुआ है, और लिखा ही ट्रायल्स बेस्ड पे है। पर इतने पुराने डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं है किसी के पास। क्यों? क्योंकि उतने टाइम जिंदा ही कोई नहीं था। तो आप ये समझो, हम भी जो डॉक्टर्स हैं, हम भी आयुर्वेदिक फिजिशियन हैं, हम भी उन्हीं शास्त्रों को पढ़ के आज देखो किडनी फेलियर, लीवर फेलियर, कैंसर जैसी बीमारियों के ऊपर हम काम कर रहे हैं, और पेशेंट को रिजल्ट भी आ रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको अपने शरीर के लिए डिसीजन क्या लेना है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सही ट्रैक पकड़ के चलते हो, मैं इसमें आपको ये नहीं बोलूंगी कि आप अगर कोई बीपी की मेडिसिन खा रहे हो और आपका बीपी 170/100 है और उस टाइम पे आप बिल्कुल मेडिसिन जो है उसको बंद कर दो। नो, उसको ऐसे नहीं बंद करना है, उसको टेपर डाउन करना होता है। हम डॉक्टर्स, ये हिम्स के डॉक्टर्स हेल्प क्या करते हैं आपको, यही चीजों में हेल्प करते हैं कि आपकी क्या करंट अभी सिचुएशन है, कौन कौन सी मेडिसिन आप ले रहे हो, प्लस कौन कौन सी थेरेपीज मेडिकेशन आपको चाहिए। और धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी एलोपैथी मेडिसिन टेपर डाउन करती है, तो आप सोचो कि आपकी लिवर पे से कितना लोड हट रहा है, किडनी पे से कितना लोड हट रहा है, ठीक है, हार्ट के ऊपर कितना लोड आता है, वो आपकी बॉडी से हट रहा है। तो होगा क्या, शरीर काम करेगा सेल्फ हीलिंग के ऊपर, ना कि बाकी ऑर्गन को भी सही करने में। ठीक है, तो किडनी फेलियर का मतलब ये मत समझो कि किडनी ही डैमेज है। किडनी तो भाई बहुत आखिरी में ठीक हो, मतलब डैमेज होती है, उससे पहले तो लीवर ने अगर काम करना कम कर रखा है तो लीवर, तो आपकी किडनी पे इम्पैक्ट आता है। आपकी इम्यूनिटी वीक होती है तो जाके आपकी किडनी डैमेज होती है। अगर आपका सर्कुलेशन अच्छा नहीं होता, आपका ब्रेन
आपका जो नर्वस सिस्टम है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा होता, तो जाके किडनी हैम्पर होती है। तो आप ये सोचो कि किडनी फेलियर तो आज आपको दिख रहा है, इसके पीछे जितने भी ऑर्गन्स, जितना भी हमारे ब्लड के टॉक्सिन्स, या फिर हमारी इम्यूनिटी जो वीक हो चुकी है, या हमारे सेल्स डैमेज हो चुके हैं, या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बॉडी में बढ़ गया है, फ्री रेडिकल्स बढ़ गए हैं, तो ये बेसिक कारण होते हैं। और हम आयुर्वेद में इन्हीं को ही रिवर्स करते हैं, इन्हीं पे ही काम करते हैं, तो जाके ऑटोमेटिकली रिजल्ट आते हैं। कोई नया जादू थोड़ा ना है कि कोई नई दवाइयां हमने कहीं से निजात कर दी और उसको कर दिया। वही हर्ब्स हैं, वही काढ़े हैं, वही सब कुछ है, पर उसको किस पेशेंट में नाड़ी देख के, उसके सिम्टम्स देख के, उसकी करंट कंडीशन देख करके हमें कब क्या देना है, कौन सी मेडिसिन टेपर डाउन करनी है, कौन सी बढ़ानी है, अगर हम उसका डिसीजन ठीक से लेते हैं तो आप ठीक होते हो। और उसके लिए जो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म अगर मैं पर्सनली रिकमेंड करूं, तो हिम्स हॉस्पिटल के अंदर जितने भी डॉक्टर्स हैं वो अलग अलग जो है पैथी से इंटीग्रेटेड होके हमारे सिस्टम में जुड़े हुए हैं, जो कि पेशेंट के लिए जिस भी डिजीज में जो बेस्ट पैथी है या जो बेस्ट थेरेपी है उसको ट्रीट करते हैं, और इसलिए हमारे रिजल्ट भी बहुत अच्छे आते हैं। और इसमें सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है पेशेंट का। अगर पेशेंट 100% फॉलो करता है तो उसको ठीक होने से कोई नहीं रोक सकता। ना उसको कोई डॉक्टर ठीक करता है, ना कोई दवाइयां ठीक करती हैं। पेशेंट अपने आप को खुद ही ठीक करता है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेता है कि भाई जो मुझे सिखाया, जो मुझे बताया, उसको मैं 100% फॉलो करूंगा और मैं बेटर होऊंगा। और जो इस चीज को समझ लेता है वो सारी जिंदगी ठीक रहता है और अपनी बीमारियों को भी रिवर्स कर सकता है। सो इस वेबिनार के थ्रू जो हमारा मेन मोटिव होता है वो यही होता है कि हम आप लोगों को सिखाएं, आपको गाइड करें कि किस तरीके से आप नेचुरली अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो, अपने आप को ठीक कर सकते हो, ताकि आप और ज्यादा अपनी कंडीशन को जो है बेटर करो, अपनी हेल्थ को अच्छा बनाओ। और जिन जो भी लोग हैं, देखो हम डॉक्टर्स भी जब आप लोगों के केसेस डिस्कस करते हैं, सब करते हैं, तो अभी हम आचार्य जी से एक ही बात डिस्कस कर रहे थे कि भाई आज से 10-12 साल पहले किडनी फेलियर के बारे में एक ही बात होती थी कि जाओ एलोपैथी में जाओ, पीजीआई जाओ, यहाँ दिखाओ। पर आज देखो, उस टाइम पे 2 क्रिटेनिन वाला भी केमिकल बेस्ड मेडिसिन खा रहा था, 4 वाला भी खा रहा था, पर आज लोग 10-10 क्रिटेनिन होने के बाद भी केमिकल बेस्ड मेडिसिन नहीं खाते, अपने आप को रिवर्स करते हैं, 10 से अपने अपने क्रिटेनिन को 5 लेके आते हैं, 4 लेके आते हैं। और आज ये सिचुएशन है कि हमारा भारत में ये जो किडनी फेलियर है ना, ये मुझे पता है कि कुछ टाइम में ये खत्म होगा। क्यों? लोग नेचुरल ट्रीटमेंट करेंगे। जैसे कोरोना को हमने अपने कंट्री में हावी नहीं होने दिया था ना, इसी तरीके से अगर आयुर्वेदिक डॉक्टर्स या फिर जो भी आप लोगों का भी अगर रुझान अगर नेचुरली अपने आप को क्योर करने पे होता है ना, तो ये बीमारियां हमारे जो देश में ना उसमें बढ़ेगी नहीं, ये कम होगी। क्यों? क्योंकि हम क्योर की तरफ बात करेंगे, हम मैनेजमेंट की तरफ बात नहीं करेंगे। मैनेजमेंट तो तभी करना है जब कोई प्रॉब्लम आए, अपने आप को क्योरेटिव साइड सोचोगे तो ही रिजल्ट आएगा। क्योंकि आप एक सिंपल सी बात सोचिए ना, इतनी टेक्नोलॉजी आ रही है, इतनी नई नई मेडिसिन हो रही है, तो बीमारियां बढ़ती क्यों जा रही हैं? है ना? किडनी फेलियर पहले किसी किसी लोगों को देखने को मिलता था, आजकल हर जगह किडनी फेलियर है। बीपी शुगर हो गया, गोलियां शुरू होंगी, किडनी फेल होनी ही होनी है। तो भाई हम मौका क्यों दे रहे हैं अपने आप को खराब करने का? हमें क्योरेटिव साइड काम करना है। तो जिस तरीके से 5 साल 10 साल में हमें काम करते हुए इतना टाइम हो गया, और आज बड़ी खुशी होती है कि लोग जो हैं अपने आप को खराब नहीं करते, अपने आप को रिवर्स करने की कोशिश करते हैं और क्योर के ऊपर काम करते हैं। तो ये अगर चीजें आप लोग भी ऑप्ट करते हो तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। बट क्रिटिकल केसेस जिसमें डायलिसिस हो रहा है पेशेंट का, 20 क्रिटेनिन है, 18 क्रिटेनिन है, 15 क्रिटेनिन है, ऐसे केसेस को तो डेफिनेटली हॉस्पिटलाइजेशन होने की जरूरत होती है, क्योंकि बिना मॉनिटरिंग के ट्रीटमेंट नहीं होता। आप ये सोचो हम दवाइयां लेके घर बैठ के ट्रीटमेंट कर लेंगे, नो इट इज नॉट पॉसिबल। ये मेहनत है, हर थोड़े थोड़े टाइम में रीएडमिशंस करा करा के आपको करनी पड़ेंगी। क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि एक बार अपने बॉडी को डिटॉक्स करोगे, बेटर करोगे, कुछ स्टेबलाइज अमाउंट में आपका क्रिएटिनिन होगा, फिर आप घर पे उसको फॉलो करोगे, फिर 2 महीने 3 महीने में अगर जरूरत पड़ती है, अगर रिवर्स ही हो रहा है फिर तो बहुत टेंशन की बात ही नहीं है, फिर आप उसी ट्रैक पे चलो। बट अगर स्टेबल हो रहा है तो फिर से अपने रिबूट पे आओ, फिर उसको स्टेबल करो, धीरे धीरे 2 4 6 महीने अपने और उसको रिवर्सल पे काम करो। तो ऐसे मैंने बहुत सारे ऐसे पेशेंट देखे हैं जिनके डायलिसिस होते थे, उनके डायलिसिस बंद हो चुके हैं। ऐसे केसेस हैं जिसके डायलिसिस कभी शुरू नहीं हुआ और आज तक कभी हुआ भी नहीं। ऐसे केसेस भी देखे हैं जो
एक क्रिएटिनिन से 4-5 पहुंच गए थे मेडिसिन लेते लेते, और जब उनको टाइम टू टाइम ट्रीटमेंट दिया तो एक टाइम आया कि उनका क्रिएटिनिन नॉर्मल आ गया और उनके जीएफआर भी नॉर्मल आ गए, सब कुछ बढ़िया आ गया। तो ऐसे केसेस भी हैं, बट कुछ केसेस के अंदर ऐसे भी प्रॉब्लम होती है कि अगर 3 या 4 क्रिएटिनिन है तो भी वो एकदम से कम नहीं होता। जैसे पिछले से पिछले वेबिनार में हमारे पास एक पेशेंट आए थे, उन्होंने ट्रीटमेंट लिया, उनका 2 पॉइंट कुछ उनका क्रिएटिनिन था, वो हॉस्पिटल गए, डिटॉक्स हुआ तो उनका 3 तक पहुंच गया। वो परेशान हो गए थे कि मैडम मेरा तो क्रिएटिनिन बढ़ गया, हमने तो आपके पास ट्रीटमेंट लिया था। जब मैंने उनसे बाकी पैरामीटर्स के बारे में पूछा तो वो उनके इम्प्रूव्ड थे। फिर उनका ब्लड प्रेशर कहीं ना कहीं फ्लक्चुएट कर रहा था, तो जब हमने उस पे काम किया तो आज फिर से उनका क्रिएटिनिन डाउन आ गया, और मुझे पता है कि वो ठीक भी 100% होंगे। और उनको मैंने पर्सनली उनको ट्रीट कर रही हूँ और काफी अच्छा उनका रिजल्ट भी आया है। बट हर शरीर का अपना अपना फैक्टर होते हैं, अपनी अपनी इम्यूनिटी होती है। कभी कभी बड़े बड़े केसेस भी चुटकियों में ठीक हो जाते हैं, और कभी कभी बहुत नॉर्मल केसेस को भी टाइम लगता है ठीक होने में। क्यों? शरीर के अंदर क्या चल रहा है वो हम झांक के नहीं देख सकते। स्कैन्स होते हैं सिर्फ आपके फिजियोलॉजी को देखने के लिए, मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर को देखने के लिए, उसके अलावा और क्या कॉम्प्लिकेशन है वो डॉक्टर युक्ति लगा करके देखता है कि क्या मेडिसिन दी, क्या आपने पैरामीटर प्रोटोकॉल फॉलो किया, उससे क्या रिजल्ट आया, अच्छा नहीं आया तो अब इसमें ये वाला काम करके देखते हैं। तो ये डॉक्टर की प्रैक्टिस होती है जो हम अप्लाई करते हैं। और एक नहीं, दो नहीं, हजारों ऐसी चीजें हैं जो आप आयुर्वेद में एक बीमारी को ठीक करने के लिए कर सकते हो। और जब हम उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते करते आगे बढ़ते हैं तो डेफिनेटली रिजल्ट हमें मिलते ही मिलते हैं। सो आपको करना क्या है, सिर्फ अपने पे भरोसा करना है, भगवान पे भरोसा करना है। और ऐसा नहीं मैं कह रही आंखें बंद करके ट्रीटमेंट करो, टाइम टू टाइम इन्वेस्टिगेशन भी करवाते रहो, अपने सिम्टोमेटिक रिलीफ के भी ऊपर काम करो। हर्ब्स और मेडिसिन जो डाइट एक्सरसाइजेस सब बताते हैं उसको प्रॉपरली ईमानदारी से फॉलो करो, और रिजल्ट डेफिनेटली मिलता है। क्यों ये मैं इतना कॉन्फिडेंटली इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने लोगों को ठीक होते देखा है, और लोगों को बिल्कुल ही फ्री ऑफ मेडिसिन, मतलब कोई ना आयुर्वेदिक ना एलोपैथी कुछ नहीं खा रहे हैं, सिर्फ डाइट लाइफस्टाइल मैनेज कर रहे हैं और ऑल आर फिट, ऐसे लोगों को देखा है। तो हमारा जो मुहिम है वो यही है कि आयुर्वेद को पूरे विश्व में फैलाया जाए ताकि जितनी भी बीमारियां हैं वो बढ़ने की बजाय ना वो कम हो, और हम क्योरेटिव साइड काम करें, ना कि हम ये सोचें कि भाई नई बीमारी आए तो हम उसके लिए नई नई दवाइयां ले। क्योंकि होता है ना, अभी जैसे गर्मियां आ रही हैं तो डॉक्टर्स का सीजन आ गया, डेंगू का, मलेरिया का, तो बड़े खुश रहते हैं सारे डॉक्टर कि अब तो पेशेंट आने वाले हैं। अरे भाई खुश नहीं होना है, हम भी यही बोलते हैं, खुश नहीं होना है, घर पे उनको सिखाओ इससे कैसे लड़ना है। इसीलिए गवर्नमेंट स्कीम्स आती हैं, वो आपको बार बार सिखाती हैं, बार बार आपके फोन के ऊपर भी कॉलर ट्यून लग जाती है कि आसपास मच्छर ना पले तो पानी वहां से हटाओ। तो वो ये जो जो गवर्नमेंट है वो स्कीम्स क्यों लेके आती है ऐसी, या ऐसे क्यों करती है? वो इसलिए करती है कि लोग बीमार ना पड़े। ठीक है, तो आप ये समझो क्या चल रहा है। तो आपको प्रिकॉटिव साइड भी फोकस करना है, क्योरेटिव साइड भी फोकस करना है। और एलोपैथी में अगर जाना है तो मैनेजमेंट पर्पस के लिए जाना है, नॉट क्योरेटिव, क्योंकि क्योरेटिव वहां होता ही नहीं है। देर इज नो क्योर, राइट? मैनेजमेंट इज देयर, उसमें कोई डाउट नहीं है। इमरजेंसी मैनेजमेंट देयर, वो उसमें कोई डाउट नहीं है। सर्जिकल कुछ ऐसे प्रोसीजर हैं जो कि लाइफ सेविंग होते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट आपको अपनी डिजीज के लिए, जैसे किडनी फेलियर, लिवर फेलियर है, कैंसर है, इनके लिए क्या आपको फोकस करना चाहिए, उस पर बहुत बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, राइट? तो इसके साथ ही हम नेक्स्ट क्वेरी लेते हैं। चैट में से देख लूंगी। जया। मैम, हाँ जी जय। हाँ जी। हाँ, मेरे ब्रदर को किडनी की प्रॉब्लम है, और ओके। अभी उसका जो एक टेस्ट होता है, स्कैन हुआ है, जो कि किडनी के फंक्शनलिटी के ऊपर जो टेस्ट होता है कि डीटीपी। वो कितना, हाँ डीटीपी हम्म। सॉरी। तो वो टेस्ट हुआ है और उसका जो क्रेटिनाइन है वो 13.1 आया है, और अभी हमने हिम्स में उसको एडमिट करवाया है, मेरठ में। ओके। और जब मैंने डॉक्टर से बात करी तो डॉक्टर ने बोला कि इनका जो किडनी है वो 10 to 11% ही फंक्शन कर रहा है। ठीक है। तो मैं सिर्फ, मेरे को एक तसल्ली चाहिए आपसे कि क्या ये मतलब किडनी की जो फंक्शनलिटी है वो मतलब इम्प्रूव हो जाएगी या वो कम्प्लीटली क्योर हो जाएगी? ये मैम फंक्शनैलिटी बहुत अच्छे से इंप्रूव होती है, हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। डॉक्टर रितु, किडनी फेलियर के कुछ केसेस निकालो जिसमें डीटीपीए स्कैन्स हैं,
यस आपको मैं दिखा देती हूँ, बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं। एक हमारे पास काफी सारी वीडियोस आपने देखी होंगी, ऑलरेडी नेट पे हैं, पर मैं आपको कुछ केसेस दिखा भी देती हूँ। पर मैम सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पहले मुझे बताओ इनके इलेक्ट्रोलाइट कैसे हैं अभी, इलेक्ट्रोलाइट, पोटेशियम वगैरह सब कैसा है? पोटेशियम उसका थोड़ा बढ़ा हुआ था, तो वहां पे ओके। डॉक्टर प्रियांक है मेरठ ओके। में, तो उन्होंने उनको कुछ सैशेज वगैरह दिए थे, जिससे हम्म। उनको जो वीकनेस हो रही थी, जो चक्कर आ रहे थे, वो ना आए। हम्म। और बाकी उनका ओवरऑल रिपोर्ट जो उन्होंने बोला, डॉक्टर ने वो बोला कि बहुत सही है इनका रिपोर्ट। जैसे हम्म। उनको डायबिटीज नहीं है, उनको बीपी हम्म। नहीं है, उनको हम्म। हार्ट में कोई इश्यू नहीं है। एक चीज उनको बताया था हम्म। कि उनके हार्ट में जो है थोड़ा सा पानी है। अच्छा, हाँ, ठीक है। वो, पेरिकार्डियल हाँ, इफ्यूजन है? आ, ये तो मुझे नहीं पता, पूरा मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन उन्होंने बोला कि ज्यादा टेंशन की बात नहीं है, थोड़ा ही है, ज्यादा नहीं है अभी, ये बोला उन्होंने। ठीक है। और मेनली जो है उनका वो डीटीपीए स्कैन जो है वो हुआ, तो हम्म। उन्होंने बोला कि ये 10 to 11% जो है वो कर रहा है, लेकिन हम्म। ये बढ़ जाएगा कुछ ही दिन में। ठीक है, देखो पाँच सबसे पहले तो आपका जो कंसर्न है ना वो बहुत जेन्युइन है, और हम्म आपके केस में हर एक को ये रहता है, क्योंकि अगर आप ये केस अभी लेके जाओगे किसी भी एलोपैथी डॉक्टर के पास, दे विल स्ट्रिक्टली से कि गो फॉर डायलिसिस। यस मैम, उनको डॉक्टर ने यही बोला था कि हाँ। आपको इमीडिएटली आपको एडमिट होना होगा और आपको हम्म। डायलिसिस पे लेना होगा। हाँ। लेकिन जो मेरा था ना, मैं उसको हरगिज एक बार भी डायलिसिस नहीं करवाना चाह रही थी। मेरे को हम्म। सीधा आपका ही दिमाग में था कि मैं हिम्स ही जाऊंगी, हिम्स के अलावा कहीं उसका ट्रीटमेंट नहीं करवाऊंगी। अच्छा और मैं मुझे बताओ, इनका क्रिटेनिन इतना 13 तक पहुंच कैसे गया? मैम एक्चुअली ना, गलती उसी की है, भैया की है, क्योंकि 2.5 साल पहले जब उसका क्रेटिनाइन 1.8 आया था ना, ओके। तो वो एक्चुअली ना इस चीज बहुत इजी वे में ले गया कि कुछ नहीं है, ये तो जल्दी से बढ़ता नहीं है, 5-5 साल 6-6 साल बाद में बढ़ता है, तो हम्म। अभी ऐसा कुछ है नहीं। और उसने हम्म। नॉर्मल खाना पीना चालू रखा अपना, अच्छा। तो उसकी उसका अचानक से इतना बढ़ गया, उसको पता ही नहीं चला। और फिर अभी 2.5 साल बाद उसने वापस टेस्ट करवाया, जब उसको चक्कर आने लगे, जब उसको वीकनेस रहने लगी, वॉमिटिंग हम्म। जैसा होने लगा उसको, तब हम्म। उसने टेस्ट करवाया, तो हम्म। उसके एकदम डायरेक्ट पहले 10 आया, और फिर बाद में दिल्ली लाने के बाद में हमने उसका टेस्ट करवाया तो 13.1 बताया उसका सीधा। नॉनवेज अल्कोहल वगैरह लेते हैं आपके ब्रदर? हाँ मैडम, लेते हैं वो, लेकिन वो है रेयरली लेते हैं। ऐसा हम्म। नहीं है कि वो हैबिट में है या कुछ उसको एडिक्शन है उस चीज का। स्ट्रेस है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा? हाँ, स्ट्रेस रहता है मैम। ओके। देखो, हम्म सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको बात बताती हूँ कि किडनी किडनी ने करना क्या है, किडनी ने खून को साफ करना है। क्या हम्म खून कभी रुकता है शरीर में? नहीं। खून घूमते रहता है ना। हम्म। अगर स्ट्रेस हो गया तो हमारे बॉडी के अंदर जितने भी बैड हॉर्मोन्स हैं वो रिलीज हम्म होते रहते हैं। एक बात। हम्म दूसरी चीज, अगर आपका खाना अच्छे से नहीं पचा तो वो हम्म आम बन के आपके ब्लड में ही घूमता रहेगा, हम्म और उस ब्लड को फिल्टर कौन करेगा? किडनी आपकी करती। किडनीज करेंगी। हम्म और उसी ब्लड में ऑक्सीजन भी होती है, उसी ब्लड में हम्म बाकी गैसेस भी होती हैं। हम्म तो धीरे धीरे करते 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 ये इतना इम्बैलेंस हो जाता है कि किडनी एक हम्म बार में हाथ जोड़ देती है कि भाई अब मेरे बस का नहीं है, और वो सिम्टम्स क्रिएट करती है, जिसका इम्पैक्ट पड़ता है आपके हार्ट पे सबसे पहले। हम्म जब हार्ट पर ओवरलोड होगा, है ना, मान लिया फॉर हम्म एग्जाम्पल आप हो, आप नॉर्मल अपने हेल्दी वेट में हो, लेट्स से आपका 20 किलो वजन बढ़ जाता है, हम्म आप 5 साल 10 साल तो चल लोगे। हम्म उसके बाद वही वजन आपको घुटनों में भी दर्द करेगा, कमर में भी दर्द करेगा, लेजीनेस भी आएगी, सांस की दिक्कत भी हम्म आई, सब कुछ करेगा। हम्म इसीलिए जब भी कोई पैरामीटर डिस्टर्ब होता है तो सबसे पहले उसको रेक्टिफाई करना चाहिए। अब सोचो, हम्म जब इनको पहली बार बढ़ा तब से लेके 13 तक ये पहुंच गए, हम्म तो उस 13 तक पहुंचने में अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आती है हम्म तो आप क्या करोगे? सबसे पहले तो जान ही बचाओगे। बिल्कुल बिल्कुल सही। हम भी सबसे पहले जान ही बचाते हैं। हम्म अगर उस कंडीशन में हमें लगता है स्टेबलाइज में ये रिकवर हो सकता है तो हम रिकवरी के ऊपर जाते हैं। हम्म बट जब एलोपैथी में जाते हो तो वो सीधा डायलिसिस ही कराते हैं। हम्म अब सही। आप हिम्स में लेके आए हो तो हम दोनों चीजें आपकी साइड बाय साइड कर रहे हैं। हाँ जो एलोपैथी वालों ने करना है वो भी प्लान कर रहे हैं और ये भी प्लान कर रहे हैं। ऐसे नहीं आंखें बंद करके ट्रीटमेंट नहीं चल रहा होगा।
इसीलिए आपका इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट चल रहा होगा। जैसे ही पेशेंट आपका बेटर फील करने लगेगा, जैसे ही आपका क्रिएटिनिन डाउन होने लगेगा, तो फिर टेंशन लेने की बात नहीं है। बट राइट नाउ आप क्रिटिकल कंडीशन में लेके आए ही हो। बस जितनी थेरेपीज जैसे जैसे वो आपको बता रहे हैं एक बार करते चलो, और पेशेंट का जैसे ही क्रिटिनिन और ये सब बेटर होने लगता है, इलेक्ट्रोलाइट्स बेटर होने लगते हैं, तो फिर ये रिकवर कर जाएंगे। पर उसका मतलब ये नहीं है कि कुछ दिन करा और छोड़ दिया। जैसे आज आपने ट्रीटमेंट करा, कुछ बेटर हुए, फिर घर जाके उसको मैनेज करो, फिर से एक बार अपना डिटॉक्स कराओ और इसे करते रहो, और एक दिन वापस से ये रिवर्स हो जाएगा सारा। पर एक चीज हमेशा ध्यान रखना, देखो किडनीज हैं वो ऑलरेडी डैमेज्ड है, उसको रिकवर होने में और 10-20 साल लगने हैं। मैं ये नहीं बोलूंगी अभी बेटर आ गया तो अब ठीक हो गए, नो। अभी तो आपकी कुछ चीजें बेटर हुई हैं लाइफ सर्वाइवल अच्छा करने के लिए, क्योंकि आपने चेंजेस करे हैं शरीर में। अगर वो चेंजेस हटा दोगे तो दिक्कत आएगी। पर चेंजेस करने के पैसे तो नहीं लग रहे ना मैडम, नहीं। ना डॉक्टर की फीस लग रही है, वो आप खुद ही कर रहे हो। ये ज्यादा अच्छा है या डॉक्टर को फीस दे दे के इलाज, कोई ऐसा केमिकल नहीं नहीं मैम, मेडिसिन कराना बेटर है। नहीं नहीं मैम, वो तो मैंने पहले ही सोच रखा था कि मैं डायलिसिस नहीं करवाऊंगी भैया का, चाहे जो हो जाए मैं लेके जाऊंगी हिम्स में ही। मैंने बहुत सुन रखा है नाम, और बहुत टाइम से मैं इंस्पायर्ड हूँ डॉक्टर जो वो है विश्वरूप राय चौधरी जी से। उनसे मैं बहुत टाइम से इंस्पायर्ड हूँ, कोरोना टाइम से मैं उनके वीडियोस देखती हूँ। तो इसीलिए मेरे को हिम्स ही बहुत बेटर ऑप्शन लगा था, और मैंने डायलिसिस का बिल्कुल मना कर दिया था। और डॉक्टर प्रियांक ने भी वहां पे यही बोला कि आपने ये काम बहुत अच्छा किया कि एक बार भी डायलिसिस नहीं करवाया। गुड। अभी कोशिश यही रहेगी मैडम के नेचुरली ही, क्योंकि डॉक्टर प्रियांक हमारे आज से नहीं बहुत पुराने डॉक्टर हैं और इनके बहुत अच्छे फीडबैक्स हैं पेशेंट्स के ना, हम्म और ये पूरी जान लगा देते हैं पेशेंट पे। तो आप बहुत अच्छे हाथ में हो। बस रेगुलरली उनके साथ इन टच में रहना, जैसे जैसे गाइड कर रहे हैं, जब वहां पे डॉक्टर मोनू पाठक उनकी थेरेपीज वगैरह प्लान करते हैं, प्रॉपर उसको फॉलो करते रहो और आप आगे प्रोसीड करो। अपने आप ओके। धीरे धीरे चीजें रिवर्स हो जाएंगी। ठीक है। ठीक है और मैम। मैम हाँ जी बोलो। एक मैं चीज चाह रही थी कि मैं ये चाह रही थी, जैसे भैया जैसे डिमोटिवेटेड हो जाता है कई बार ना, तो मैं चाह रही थी कि जैसे आप या आपकी टीम से कोई भी डॉक्टर जो हो, वो उनके नंबर पे एक बार कॉल कर ले और उनको थोड़ा सा मोटिवेट करे कि ये चीज पूरी तरह से क्योर हो सकती है। तो आप थोड़ा टेंशन नहीं लीजिए, वो वहीं कोई पे बात नहीं, एडमिट। ऐसा कर लेते हैं। ऐसा कर हम्म। लेते हैं डॉक्टर रोहित, आप इनका वाला केस है ना, डॉक्टर प्रियांक को बोलना मेरे से एक बार बात कर लेंगे, ठीक है। ओके। तो मैं एक कुलदीप बार माथुर। उनका केस देख हाँ। लेती हूँ, अगर उसमें कोई हमें और बेटरमेंट चाहिए या कुछ भी चाहिए तो मैं, अगर हम्म। बात हो सकती है तो मैं कर लूंगी, नहीं तो डॉक्टर रोहित उनसे एक बार बात कर लेंगे। ओके मैम, थैंक यू सो ठीक है। मच। आप टेंशन ओके। मत लो, स्ट्रेस मत लो किसी भी हम्म चीज का, उनको भी मोटिवेट करके रखो, एवरीथिंग विल बी हम्म। फाइन। ओके, थैंक यू सो मच मैम, ओके, थैंक यू सो थैंक यू। मच। ओके। डॉक्टर रोहित, आपने इनका ये भी मैसेज डाल देंगे, तो आप इनका नंबर पेशेंट से बात करके और फिर आप मुझे बताइएगा, ठीक है। यस मैम। ओके। नेक्स्ट पेशेंट है, अभी नहीं है। आपको अगर बात करनी है आपको हैंड रेस करने पड़ेंगे और अनम्यूट करना पड़ेगा खुद को, क्योंकि मैं मैसेजेस देख रही हूँ। मैसेजेस तो बहुत सारे आए हुए हैं कि मैम आपसे बात करनी है, अनम्यूट नहीं हो रहा है। अनम्यूट हो जाएगा, आप अनम्यूट खुद को करेंगे तो हो जाएगा। हैंड रेस कर दीजिए। आप ही के स्क्रीन के ऊपर एक हाथ बना आएगा, उसको क्लिक कर दो, हैंड रेस हो जाएगा। तब तक हम क्वेरीज ले लेते हैं। हमारी क्वेरीज हैं कुछ मैसेजेस में कि हमारा क्रिटेनिन है 6.8 मदर का, वो ठीक हो सकता है, डेफिनेटली ठीक हो सकता है। आपकी मदर को क्या और प्रॉब्लम्स हैं, बीपी, शुगर, थायराइड, उसकी डिटेल्स वगैरह आप नंबर पे शेयर कर देना, और उसके अकॉर्डिंगली हमारे डॉक्टर्स आपको गाइड कर देंगे। और ये तो बड़े आराम से मैनेजेबल है, तो धीरे धीरे करके थोड़ा उसमें टाइम लग सकता है, क्योंकि आपके मदर की पूरी डिटेल्स लेकर के, अगर उनका प्रीवियस डिजीजेस भी बहुत सारा है, ज्यादा मेडिसिन पे डिपेंडेंट है, क्या उनका बल है, क्या कंडीशन है, उसके बिहाफ के ऊपर जब आपको गाइड करेंगे डाइट वगैरह, तो धीरे धीरे करके इसमें इंप्रूवमेंट आनी शुरू हो जाएगी।
नेक्स्ट क्वेरी ले लो डॉक्टर रितु। वसंत जी, श्याम जी, अनम्यूट कीजिए खुद को। गुड आफ्टरनून है। डॉक्टर। हाँ जी, हाँ गुड जी, आफ्टरनून मैम, बसंत बताइए। मैम जी। मेरी मम्मी है, 75 इयर्स एज है उनका। ओके, और उनको किडनी का प्रॉब्लम है, उनका किडनी का केरेटिन 4 आया है। ठीक है, और फेस पे बाकी बहुत स्वेलिंग होती है, मतलब जब भी सो के उठती है तो पूरी आंखें, फेस वगैरह ऐसे बहुत स्वेलिंग होता है उसको ठीक है। जब भी। और फिर वो स्वेलिंग धीरे धीरे कम होती है दिन भर में ना, और हम्म जब भी दोपहर में भी अगर सोती है तो सो के उठने के बाद फिर से स्वेलिंग होती है। हम्म और उसको बीपी है, थायराइड है, और हम्म शुगर का भी है। और हम्म बीपी भी काफी 5-6 महीने से बहुत ही ज्यादा हायर लेवल पे रहता है, जैसे 180, हम्म 180, 200, कभी कभी 220 भी जाता है। अच्छा, तो उनको एम्स में ये हो सकता है क्या मैम, इलाज? आप मुझे बताओ, थायराइड की मेडिसिन चल रही है इनकी? हाँ जी मैम। और शुगर की भी, शुगर कंट्रोल्ड है कि नहीं? शुगर कंट्रोल है, लेकिन मेडिसिन है उनका, मतलब थोड़ा ये है, कम रेंज वाला चल रहा है, पहले काफी चल रहा था, अभी कम रेंज में है। अच्छा, वजन कितना है आपकी मदर का? 59। और हाइट कितनी है? 5 है मैम। 5 है। और मुझे ये बताओ कि इनका मतलब वीक है देखने में, या मतलब वीक फील करती हैं, एक्टिव रहती हैं ये? अभी ये थोड़ा सा स्वेलिंग वगैरह है अभी, ज्यादा मतलब ये ऑलमोस्ट 2-3 वीक से बहुत ही ज्यादा स्वेलिंग होता है, तब से थोड़ा सुस्त है, अदरवाइज घर के सारे काम कर लेती है वो। ओके, तो ये स्वेलिंग की वजह से और बीपी बढ़ते रहने से थोड़ा सा अभी वीक फील कर रही है। कहाँ से बात कर रहे हो आप मैडम? मैं बैंगलोर में रहती हूँ मैम। ओके, बैंगलोर रहते हो। तो आप हमारे बैंगलोर हॉस्पिटल में विजिट करो और अच्छा। अपनी मदर को वहां एडमिशन करवाओ। ओके। वहां पे डॉक्टर अंकिता है और डॉक्टर शंभू हैं। अच्छा, डॉक्टर अंकिता। हाँ, अब आपको मैंने सीधा सिर्फ एडमिशन की बात इसलिए की, क्यों? क्योंकि एक हम्म। तो आपकी मदर को मल्टीपल डिसऑर्डर्स हैं। हाँ जी। ठीक है, इसको अगर मैं ये बोलूं कि मेडिसिन खा लो और घर पे मैनेज कर लो तो पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? हम्म। क्योंकि डायबिटीज मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही इनकी डायबिटीज की मेडिसिन छूटेंगी, काफी इंप्रूवमेंट तो इनको वैसे ही आ जाएगी। अच्छा। ठीक है, और ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई है, ये घर पे मैनेज नहीं हो सकता। हम्म। तो हम इनको साइड बाय साइड कुछ आयुर्वेदिक हर्ब स्टार्ट करेंगे, कुछ थेरेपीज करेंगे, जिससे इनका ब्लड प्रेशर लोअर डाउन आएगा। ओके। और जब तक आप हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचते हो, तब तक आपको इनको लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन शुरू करवा दो, दिन में 2 से 3 बार। अच्छा। आपने एक बाल्टी में तेज गर्म पानी लेना है 42 डिग्री टेम्परेचर पे, ओके। और घुटने तक इनके पाँव डिप करा देने हैं। अच्छा। और 10-15-20 मिनट तक रखना है, जब हम्म। तक इनके माथे पे थोड़ा पसीना आने ना लग जाए। ओके। और उसके बाद इनका ब्लड प्रेशर चेक करो दिन में 2-3 बार। अच्छा। और चंदन का लेप कर सकते हो आप साथ में पेशेंट को। अच्छा। ओके। इसे स्टार्ट करो जब तक आप हॉस्पिटल नहीं पहुंच रहे, बट आपको जल्दी पहुंचना चाहिए। अच्छा। ठीक है, क्योंकि ओके। ब्लड प्रेशर काफी ज्यादा हाई है, इट्स नॉट गुड फॉर योर किडनीज इवन। हाँ डॉक्टर। ठीक है, तो या आप डॉक्टर। वहां पे मिलो फटाफट, एड्रेस वगैरह आपको हम शेयर कर देंगे, और एक ओके। बार आप दिखा के इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट करो। ओके डॉक्टर। क्योंकि अगर ये स्वेलिंग बढ़ गई तो हम्म। मोस्ट प्रोबेबली कहीं ना कहीं हो सकता है पोटाशियम वगैरह हाई हो इनका। अच्छा। ठीक है, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन वगैरह सब गाइड करनी होंगी आपको। तो वो हम्म। अगर आप चाहते हो कि मैं टेस्ट करवा के ही जाऊं, तो आप हम्म। अपना नंबर शेयर कर दो, डॉक्टर रोहित इनको सारे टेस्ट गाइड कर देना। ओके। और इनका एक सी सिस्टाटिन टेस्ट जरूर करवा लेना डॉक्टर साहब। अच्छा। सी सिस्टाटिन, सी पेप्टाइड जरूर करवाओ इनका। और बाकी सारे बेसिक पैरामीटर, इलेक्ट्रोलाइट्स, माइक्रोएल्ब्यूमिन, यूरिया, ये सब जरूर करवाइए। ओके ठीक है, डॉक्टर। ये या। टेस्ट करवा के आप फटाफट दिखाओ अपनी मदर को, और जो हाँ मैंने जी। अभी थेरेपी बोली है इसको स्टार्ट कर दो। हाँ जी डॉक्टर, थैंक यू डॉक्टर, ठीक है, थैंक यू वेरी ओके, मच। ओके, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट, वसंत जी। नेक्स्ट, दीक्षा मोदी। दीक्षा मोदी। और कौन है? Yes, hi. Can you hear me? या हाँ जी मैम, बताइए।
हाँ, तो मैम मेरे फादर को थोड़ा किडनी का प्रॉब्लम हो रहा था। लाइक उनका क्रेटिनिन पिछले 3 साल से तो है ही, बट इट वाज अराउंड लाइक 1.5 1.6 वैसे ही रहता था। तो हम लोग घर पे डाइट कंट्रोल करके वैसे करके मैनेज कर रहे थे। लेकिन अभी जैसे जनवरी में हमने रिपोर्ट कराया था, तो उनका प्रोटीन यूरिन में 0 आया था, सब ठीक था। क्रेटिनिन भी 1.4 वैसे कुछ था। लेकिन अभी मार्च में हमने रिपोर्ट कराया, क्योंकि सडनली उनके बॉडी में बहुत स्वेलिंग हो रहा था। तो हमने वापस सारा रिपोर्ट कराया, तो सडनली उसमें क्रेटिनिन 1.97 आ गया और फिर प्रोटीन 3+ आ गया। ठीक है। तो फिर वही समझ नहीं आया, तो हम लोग डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने फिर 1-2 टेस्ट बोले, जैसे 24 आवर प्रोटीन वाला और सब। प्रोटीन। तो हमने वो कराया, तो उसमें भी काफी 3000-4000 का प्रोटीन आया। हम्म। तो हमने फिर वापस नेफ्रोलॉजिस्ट और ये सब को दिखाया, तो उन्होंने और भी टेस्ट और सब बोले, जैसे इन्फ्लेमेशन का, ये वो इन्फेक्शन का सब कराया, लेकिन सब नेगेटिव आ रहा है। तो और बायोप्सी के लिए डॉक्टर ने मना किया है, क्योंकि उन्होंने बोला कि उनकी किडनी थोड़े श्रिंक हो रहे हैं। तो इसीलिए डॉक्टर ने बायोप्सी मना किया है। तो वही हमको एलोपैथी में कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या अभी करें। अभी इनकी एलोपैथी दवाइयाँ क्या क्या चल रही हैं? अभी इनको जैसे बीपी है, तो हाँ। बीपी का चल रहा है। और और कोलेस्ट्रॉल है, तो आई थिंक कोलेस्ट्रॉल का कोई माइल्ड सा टैबलेट चल रहा होगा। ठीक है। हाँ। और कोई नॉर्मल कार्डियक इशू तो नहीं विटामिन। है इनको? नहीं नहीं, कोई कार्डियक इशू नहीं है। और और नॉर्मल विटामिन्स का चल रहा है, जैसे विटामिन B12 वाला। और किडनी के लिए कोई ट्रीटमेंट चल रहा है? नहीं, किडनी के लिए तो अभी कोई ट्रीटमेंट नहीं चल रहा है। ओके, टोटल दिन में ये 3 या 4 मेडिसिन खाते हैं? हाँ हाँ। ओके। तो कहाँ से बात कर रहे हो आप, दीक्षा? विशाखापट्टनम से। मैंने एक्चुअली बैंगलोर का हॉस्पिटल विजिट किया था। मैंने ऑनलाइन ऑलरेडी एक बार आपके डॉक्टर मनदीप से कंसल्ट किया है, और फिर मैंने बैंगलोर का हॉस्पिटल विजिट किया था। वहां पे भी एक डॉक्टर से मैंने बात किया था, लेकिन हम लोग को कोई ये ठीक से क्लैरिटी नहीं मिल पा रहा था कि कितना ट्रीटमेंट चलेगा, कि ये एक्चुअल ठीक हो सकता है कि नहीं हो सकता है, और मतलब कितने कौन से हॉस्पिटल में जाना चाहिए करके हमको ठीक से क्लैरिटी नहीं मिल रहा है। इसीलिए अभी तक एडमिशन नहीं कराया है। तो बस वही। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट बात है दीक्षा, हमें भी डायग्नोस करना पड़ेगा कि क्यों हाँ एकदम से बढ़ गया ये। जहां तक हाँ। मुझे समझ में आ रही है, या तो इनका डाइटरी फैक्टर है, या स्ट्रेस हम्म फैक्टर है, या जो हम्म। मेडिसिन खा रहे हो ये सूट नहीं कर रही। ओके। क्योंकि डाइट तो आप अच्छे से फॉलो कर ही रहे हो। हाँ हाँ हाँ। इसमें प्रोटीन तो नहीं ज्यादा ले रहे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ। तो अगर ऐसा नहीं है तो कहीं ना कहीं हाँ। किडनी पे ओवरलोड हो रहा है। अब वो कुछ किसी चीज का तो हो रहा है, या तो विटामिन टॉक्सिसिटी हो रही है, अच्छा दिस कैन बी द रीजन। कोलेस्ट्रॉल के अच्छा। लिए अगर एटोरवास वगैरह चल रही है, वो भी एक रीजन हो सकता है। ओके। ठीक है। ब्लड प्रेशर की मेडिसिन कौन सी खा रहे हो? ब्लड प्रेशर का मेडिसिन, एक सेकेंड। टेलमिसार्टन चल रही है? क्या, सॉरी? टेलमिसार्टन चल रही है? कोई सार्टन चल रहे हैं या डिपीन्स चल रही हैं? नहीं, एक सेकेंड। और हैं पेशेंट? अभी तो दवाई का नाम याद नहीं आ रहा है, बट वो मैं डॉक्टर को भेज दे सकती हूँ उसमें। आप भेजो। ये कहीं ना कहीं मेडिसिन के साइड इफेक्ट हो रहा है। ठीक है। ठीक है। तो मेरे हिसाब से पहले आप इन्वेस्टिगेशंस वगैरह एक बार शेयर कर दो, और उसको देखने के बाद फिर अकॉर्डिंगली वी विल गाइड यू। एंड द ऑप्शन इज द ओनली, अभी फिलहाल के इनके मैनेजमेंट के लिए एक बार 15 डेज का इनका डिटॉक्स करवाओ आप पहले। ठीक है। क्योंकि डिटॉक्स कंप्लीट अभी ही हो सकता है, बाद में अगर क्रिएटिनिन बढ़ेगा तो मुश्किल होगा। ठीक है। दीक्षा जी, अगर आप मेरे को सुन रहे हो तो आप ऐसा कीजिए, आप अपना नंबर ड्रॉप कर देना मैसेज में। आपको डॉक्टर रोहित रोहित कॉल बैक कर लेंगे, एंड ही विल गाइड यू कि कैसे कैसे प्रोसेस करना है। बट जहां तक मुझे अभी तक समझ में आ रही है, दैट इज, मैंने आपको क्लियर कर ही दिया है। तो एक बार मैं भी एक बार केस देख लूंगी, फिर जो बेस्ट होगा वी विल गाइड यू। एंड आपको बैंगलोर ही जाना है। बैंगलोर में हम डॉक्टर से भी डिस्कस करके वी विल प्लान। ठीक है। आपका मैंने नंबर देख लिया है, डॉक्टर रोहित इनका नंबर नोट करके आप आज इनसे बात करोगे, रिपोर्ट्स मंगा के क्या मेडिकेशन चल रही है,
तो अगर स्टाटिन्स वगैरह चल रहे होंगे, कार्डियक स्टेटस वगैरह चेक कर लो पहले, अगर वो एवरीथिंग इज फाइन तो स्टाटिन्स और इनके वाइटामिन बंद करवा देना, राइट। लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन स्टार्ट करा देना, सीकेटी डाइट स्टार्ट करा दो एटलीस्ट, जब तक ये हॉस्पिटल तक पहुंचे तो थोड़ी रिकवरी हो जाए, ठीक है। और ये प्लान करके फिर हम आपको एडमिशन का प्लान करते हैं दीक्षा, ठीक है। सो डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन। नेक्स्ट क्वेरी। नेक्स्ट पेशेंट। हेलो। हाँ हेलो। मैडम। हाँ जी सर। मैडम मेरे एक पहचान का रिलेटिव है, ओके तो उनको किडनी एट्रोफी है, बोथ किडनी ओके में। ओके। अ, उनको कैलकुलस है और हाइड्रोनेफ्रोसिस और हाइड्रोयूरेटर है मैडम। हाइड्रोनेफ्रोसिस और हाइड्रोयूरेटर है, हाँ तो ये एट्रोफी कैसे हो गई? मैडम, एट्रोफी का कोई रीजन नहीं है मैडम, उनकी 35 एज है, लेडीज है। अच्छा, और ये बचपन से ही होगा फिर तो, और कोई मुझे कारण नहीं लगता, या फिर पहले कोई सर्जरी हुई है इनकी? नहीं, कोई सर्जरी तो नहीं हुई है, और इनको कैलकुलस है ना मैडम, रीनल स्टोन है। कितनी बार हो चुका है अभी तक? नहीं, अभी तक उनको पता नहीं, मगर ये 1 साल से उनके ऐसे ट्रीटमेंट चल रहे हैं। हम्म। अभी 1 महीने से वो डायलिसिस पे है। अच्छा, डायलिसिस पे हैं अभी, ठीक है। और डायलिसिस के बाद भी इनको पानी भरता है? हाँ, डायलिसिस अभी 4 टाइम हुआ मैडम 1 मंथ में। तो अभी भी हाइड्रोनेफ्रोसिस है इनको? नहीं, अभी करंट तो सोनोग्राफी नहीं की है उनकी। अच्छा, देखो किडनी एट्रोफिड है और दोनों ही है, तो केस तो बहुत टफ है, ठीक है। ऊपर से हम डायलिसिस भी करा रहे हैं, तो किडनी रिकवरी जो है डायलिसिस के साथ साथ बहुत मुश्किल से करती है। और जहां तक मेरे को डाउटफुल है, ये इनको कंजेनाइटल ही प्रॉब्लम है, बट एक बार हमें ना इनका केस देखना पड़ेगा, उसके बाद अच्छे से गाइड करेंगे कि हम आपको क्या हेल्प कर सकते हैं, ठीक यूरिया है। 200 है मैडम, और क्रिएटिन 8.4 है। क्रिएटिनिन 8.4। देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ, एट्रोफी का मतलब होता है श्रिंक करना, सूख जाना। हाँ मैडम। जब हम जब हम किसी चीज को जला देते हैं तो क्या वो रिक्रिएट हो सकता है? नहीं। हाँ, एट्रोफी भी जब हो जाती है ना, वो भी रिक्रिएट नहीं होती, पर कंप्लीट एट्रोफी तो है नहीं, नहीं है। जितनी है उसको बचा लो, हाँ मैडम। है ना। जितना बचा है अगर हम उसको बचा लें और आगे एट्रोफी होने से बचा लें उसको, तो उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी हो जाएगी। और इसके साथ साथ अगर डायलिसिस इनको अभी हफ्ते में 2 बार 3 बार कराना पड़ रहा है, अगर ये टेन्योर भी कुछ कम हो जाए, तो भी इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी प्लस एक्सपेंसेस प्लस जो बार बार डायलिसिस के बाद एचबी डाउन होता है। एचबी क्योंकि देखो, डायलिसिस बार बार होने के बाद होता क्या है, लोगों के जो है प्लेटलेट भी कम होने लग जाते हैं, अनीमिया हो जाता है, जिसकी वजह से ब्रेथलेसनेस, और जब ब्रेथलेसनेस वगैरह सब होती है तो पेशेंट आपके रेस्पिरेटरी एसिडोसिस वगैरह में पहुंचने के बाद फिर प्लूरल इफ्यूजन्स और ये सब शुरू हो जाता है, फिर बार बार आईसीयू एडमिशन होता है, और फिर फाइनली बोल देते हैं जी अब ट्रांसप्लांट ही करवाना एक ऑप्शन है। तो पर आज अगर आपने अपने आप को थोड़ा स्टेबलाइज करने की कोशिश करी, तो आप अपनी जो इस सिचुएशन है ना उसको एटलीस्ट एक जगह पे रोक सकते हो। सो केस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बट हम इसके अंदर अगर थोड़ा संतर्पण अपतर्पण चिकित्सा करके मैनेज कर सकते हैं, तो मतलब अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। क्योंकि ना हमारे पास बच्चे आते हैं छोटे छोटे, 10 साल 12 साल 16 साल के बच्चे आते हैं जिनको डायलिसिस बोल दिया जाता है, पर उसमें भी उनकी श्रिंक ही हुई होती है किडनीज ना, आईजी नेफ्रोपैथीज के ही केस होते हैं वैसे। तो उसमें जब हम इनको ट्रीटमेंट देते हैं ना, कुछ टाइम के लिए कर्षण करेंगे, कुछ टाइम के लिए बल्ले औषधियां देके उनको मेंटेन करते हैं, तो इस चीजों से वो इम्प्रूव कर जाते हैं, या फिर एटलीस्ट उनका एक कंडीशन स्टेबलाइज हो जाता है। तो इस ट्रीटमेंट से ये पॉसिबल है, बट आपके वाले केस के अंदर कैसे रिजल्ट आएगा, क्या इंप्रूवमेंट आएगी, वो सर देखने के बाद पता चलेगा। तो आप चैट बॉक्स में एक बार नंबर शेयर कर दो, आपके साथ डॉक्टर रितु या डॉक्टर रोहित बात कर लेंगे और आपको सारा गाइड करेंगे कैसे हम आपको हेल्प कर सकते हैं। फिर जैसे आपको अच्छा लगे, आपको समझ में आई चीजें, तो आप हमारे पास आके ट्रीटमेंट स्टार्ट करिएगा। ओके सर। ओके मैडम। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू मैडम। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो। हाँ जी हाँ मैम, जी, बताइए। रुपेश। हाँ बोल मैम, मेरा प्रॉब्लम है कि
मेरी किडनी 2 साल से श्रिंकेज हो रही है। ओके, अभी क्रिएटिन बढ़ रहा है। एज कितनी है मैडम आपकी? 36 ओके, और क्रेटिनिन कितना है? 5.14 ओके, और एक ही किडनी श्रिंक हो रही है? दो ही। दोनों ही हो रही है? पहले हाँ। कोई हिस्ट्री थी आपको पथरियों की या सिस्ट की या कोई सर्जरी की या यूटीआई बार बार होता हो? नहीं, कुछ भी नहीं था। ऐसा कुछ नहीं था। ये पता हाँ। कब चला था आपको? 1 साल पहले। उससे पहले कभी नहीं पता था? नहीं, कुछ पता नहीं था पहले। ठीक है, और उस टाइम क्रेटिनिन कितना था आपका? 3 था। ओके, और ब्लड प्रेशर? ब्लड प्रेशर तो हाई रहता है। ये कब से रहता है? ये शुरू से ही रहता है, लेकिन अब पता चला है हमें। अच्छा, पता अब चला है आपको, ठीक है। म्यूट है। अगेन आपका वाला केस भी जैसे मैंने अभी पिछला केस लिया है सेम वैसा ही है, और आपकी तो अच्छी कंडीशन है, अभी डायलिसिस नहीं है, ठीक है? हाँ। उनका तो डायलिसिस चल रहा था, कॉम्प्लिकेटेड है। आप नहीं हाँ, आप अपना ट्रीटमेंट अभी से स्टार्ट करो, ठीक है? कहाँ से बात कर रहे हो आप रुपेश जी? चेन्नई। चेन्नई में आप मिलोगे डॉक्टर जिंकी से। डॉक्टर जिंकी से मिलोगे, आप अपना नंबर नोट डाउन करो। उनके बहुत पेशेंट जो है रिकवर करे हैं। अगेन श्रिंकेज की बात करूंगी तो ये मत समझना कि अगर आपका श्रिंकेज हो गया है वो वापस से 100% रिवर्स हो जाएगा। और पैरों में सूजन है थोड़ी सी। हाँ मैडम, वो इसी की वजह से क्योंकि क्रिटिनिन बढ़ रहा है। पर आज अगर आप इसको स्टेबल कर लोगे इस कंडीशन में भी, तो क्रिटिनिन बेटर होकर के एटलीस्ट इसी सिचुएशन में आप स्टेबलाइज भी होते हो तो अपनी लाइफ अच्छे से स्पेंड कर सकते हो। मेरे पास एक ऐसे ही आपके आपके जैसी एक श्रिंक किडनी की केस चल रही है, जिसको इनफर्टिलिटी भी थी, बच्चे नहीं हो रहे थे उनको, और आज वो कंसीव कर चुकी है, उसका 4th मंथ स्टार्ट हो गया है। यस। ठीक है, ठीक है। तो उनको भी अच्छा रिजल्ट है, जबकि डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए कि बच्चे को गिरा दो। मुझे कुछ तकलीफ नहीं है, बाकी बीपी थोड़ा हाई रहता है और पैरों में सूजन है थोड़ी सी। कोई बात नहीं, मैनेज होता है, क्योंकि एक पेशेंट एक अपनी अपनी जान के साथ भी लड़ रही है और नई जान भी पैदा कर रही है, तो अगर वो भी पॉसिबल है ना, तो मैडम आपके साथ भी पॉसिबल है। ठीक है, ठीक है। आपने बस हिम्मत रखनी है, जैसे जैसे बताएंगे उसको फॉलो करना है, और इम्प्रूवमेंट पॉसिबल है। इम्प्रूवमेंट श्रिंकेज में नहीं कह रही हूँ, आपकी हेल्थ में कह रही हूँ। एड्रेस क्या है? एड्रेस आप ना मैसेज करोगे ना नंबर डाल के, तो आपको हम एड्रेस शेयर कर देंगे। आपने वहां पे जाते ही डॉक्टर जिंकी से मिलना है। डॉक्टर चिंकी? जिंकी जिंकी जिंकी। हाँ जी। हाँ ठीक। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेरी। नेक्स्ट क्वेरी। बसंत। बसंत जी। बसंत जी। जी। हाँ जी सर, बताइए। मेरा क्रिएटिन 8 साल पहले 2.4 एक्सीडेंटली डिटेक्ट हुआ था। मेरी अभी उम्र है 76। ओके जब क्रिएटिन डिटेक्ट हुआ तो 8 साल पहले 2016 में। ओके और मैनेज करते करते अभी भी 2.5 2.6 तक जाता है क्रिएटिन। ओके ओके और लास्ट मंथ मार्च 2025 से हाँ जी, मैं वेगन हो गया हूँ। मतलब आई डोंट टेक एनी एनिमल प्रोटीन। ओके और मेरी जो दवाइयाँ थी बीपी की, डायबिटीज की, ये सब दवाइयाँ थी, वो ब्लड थिनर की, वो सब मैंने बंद कर दी। आई ठीक आई है। आई बीन ऑन ए नेचुरोपैथी। और ओके बीपी मेरा अराउंड 135 के आसपास, 120 to 135 के बीच में रहता है नॉर्मली। ठीक है। और नीचे वाला जो है वो 72 to 79 या कभी 80 तक जाता है। ठीक है। और शुगर जो है, मैं फल खाता हूँ और ओनली वन टाइम में खाता हूँ कुक ठीक है। फूड, एंड दैट ओके फूड आई टेक बिफोर 7 o'clock
ओके। इन द इवनिंग। ओके। प्राणायाम ये सब करता हूँ, प्राणायाम योगासन सब कुछ करता हूँ। हम्म। तो क्रिएटिन मेरा लास्ट टाइम मैंने चेक 2 अप्रैल को मैंने चेक किया था, इट वाज 2.5। तो ओके। आई 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 एम ट्राइंग टू put a goal of bringing down creatine to 1.2. Is it ओके possible? सर, अभी तक आप ही ने पॉसिबल किया है ना, जी आपको किसी डॉक्टर ने हेल्प करी ना किसी दवाई ने हेल्प करी, आपने खुद को किया है ना। जी तो सोचो अगर मेडिसिन का थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा तो डेफिनेटली हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। एंड तो आपके थ्रू जितने भी लोग सुन रहे हैं, आप स्पिरिट देखो इनकी, 75 ईयर्स के हैं ये, और इन्होंने अपने लाइफ में बदलाव ला करके कितना अच्छा चेंज लेके आया है। यही हिम सिखाता है, यही जीना सीखो सिखाता है, यही आचार्य जी सिखाते हैं। बट नॉर्मली लोगों को लगता है ये तो हॉस्पिटल में बुलाते हैं जी, ट्रीटमेंट कराने की बात करते हैं, पर ऐसी जो सिचुएशंस आती है ना, बड़ा अच्छा लगता है कि जीना सीखो के डॉक्टर या आचार्य जी या बहुत जितने भी लोग हैं डाइट के बारे में गाइड कर रहे हैं, और उसको फॉलो करते हुए देखो वसंत जी ने अपना कितना अच्छा इंप्रूवमेंट किया है। मैंने हिम तो से सीखा है। हिम से एक बार मैंने देखा था वीडियो में कि जी आपका जो बेड होता है उसको 10 डिग्री स्लैंट करके सोना है। तो जी मैं जी। कम से कम लास्ट 3 साल से तो वैसे मेरा मेरा बेड जो है वो स्लैंट ही रहता है और उसी के अंदर सोता हूँ। इसलिए सुबह मुझे सूजन जो पहले होती थी पाँव में वो हाँ नहीं जी। होती, और अब फेस पे थोड़ी आती थी, वो भी हम्म काफी हद तक कम हो गई। हाथों में आ जाती थी सूजन, हम्म काफी हद तक कम हो गई, अभी है। लेकिन पूरे दिन में तो मैं सोता नहीं हूँ, इसलिए ज्यादा सूजन नहीं आती है। रात हम्म। को पाँव में सूजन आ जाती है क्योंकि पूरे दिन बैठा ही रहता हूँ, बैठे रहता हूँ, या हम्म तो थोड़ा इधर चलता हूँ, लेकिन पूरा दिन तो चल नहीं सकता। हम्म बैठना तो पड़ता ही है। सोता हम्म नहीं हूँ क्योंकि डॉक्टर ने बोला है कि आप दोपहर को नैप मत करना, हम्म ज्यादा नैप करोगे तो आपको प्रॉब्लम बढ़ सकती है। हम्म इसलिए मैं सोता नहीं हूँ। महीने में शायद एक आध दिन में सो जाता हूँ, बाकी हम्म दोपहर को कभी नहीं सोता, रात को सो जाता हूँ। हम्म मैं सोता था, पहले सोता था तो गोली लेके सोता था, हम्म नींद की गोली। वो हम्म गोली भी मैंने 28 मार्च से वो गोली बंद कर दी है, हम्म और फिर भी नींद आ जाती है। हम्म जितनी गोली लेने से आती इतनी आती है कि हम्म इससे अभी थोड़ी अच्छी भी आती है नींद। रात को उठना नहीं पड़ता है मुझे, पहले भी हम्म उठना नहीं पड़ता है क्योंकि गोली लेता था तो फिर उठने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अभी बिना गोली लिए मुझे उठना नहीं पड़ता है यूरिनेशन के लिए। गुड। तो मुझे बहुत लगता है अच्छी कि बात है, ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप नेचुरली खुद को आपने किया, और आपसे हम भी मोटिवेट होते हैं। हम जो डॉक्टर समझते हैं ना हम डॉक्टर हैं, तो हमें भी ये समझ में आती है कि भाई तुम कुछ नहीं हो। ये जो नेचर के जो बेसिक रूल्स हैं, प्रिंसिपल हैं, इसको फॉलो करके जी कोई भी अपनी डिजीज को क्योर कर सकता है। और आपको तो सर ये क्वेश्चन मेरे से नहीं पूछना चाहिए कि आप ठीक हो सकते हो कि नहीं, आपने खुद को किया, आपने तो हमें मोटिवेट करना है कि मैडम आप सबको सिखाओ ये बातें जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है। धन्यवाद, आपका हाँ, बहुत बहुत तो आप धन्यवाद। आस पास सबको लेक्चर दिया करो सुबह सुबह पार्क में जाके कि ऐसे करो, देखो मैंने अपने आप को ठीक करा है। मैं भी आपसे सीख रही हूँ। हमारे मैं बहुत आपकी सारे ऐसे पेशेंट आए, हमें डॉक्टर्स को भी सिखाते हैं कि भाई देखो हमने ऐसा किया, इससे हमें रिजल्ट आया। तो आप लोग ही तो हो जो हमें भी थोड़ा प्रमोट करते हैं या हमें मोटिवेट करते हैं कि मैडम ऐसी ऐसी चीजें से अच्छा लगता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। मेरे नेचुरोपैथी गुरु जो है वो उन्होंने बोला भस्त्रिका करना और कपालभाति करना। तो भस्त्रिका पहले मेरे से 100 नहीं होते थे, अभी 600 नॉन स्टॉप कर सकता हूँ। वेरी गुड। और ये जो कपालभाति है वो 700 800 तक मैं कर सकता हूँ। वसंत जी आप अपना नंबर शेयर करो, हम आपका ना पर्सनली आपके चारे जी से बात कराएंगे। ठीक है। बहुत 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 आपकी धन्यवाद, बात बहुत भी बहुत कराएंगे, आपका हम वीडियो भी बहुत बनाएंगे ताकि सभी लोग सुने इस चीज को बहुत कि धन्यवाद। सिर्फ डाइट लाइफस्टाइल इन चीजों से बेटर होके, क्योंकि लोग ना इसका मजाक उड़ाते हैं। मैंने भाई बहुत सारे अपने वीडियोस देखे हैं, बहुत सारे लोगों के भी देखे हैं, ऐसे ऐसे कमेंट्स डालते हैं, मतलब इतने बेवकूफ लोग हैं। पर आप खुद सोचो कि अगर आप जैसे लोग इन चीजों को प्रमोट करके खुद को ठीक कर सकते हो, तो सोचो अच्छी चीज को प्रमोट करने वाले लोग कम है, उसको डिमोरलाइज करने वाले लोग बहुत ज्यादा है। वो देखो तो प्रॉस होगी। कॉन्स हर एक चीज के होते हैं, बट अगर हम
अच्छे तरीके से चल रहे हैं, हम प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के साथ चल रहे हैं, मॉनिटरिंग के साथ चल रहे हैं, सारी चीजों के साथ चल रहे हैं, तो रिजल्ट क्यों नहीं आएगा? आपने भी तो अपने अंदर लेके आया है ना चेंज। जी तो जी अगर जी आप जैसी ताकत सारों में आ जाए तो हमारे जैसे डॉक्टर दिखेंगे थोड़ा ना। जी जी जी। ठीक है, हम बहुत नहीं दिखेंगे, हमारी जगह हम ये सिखाते हुए दिखेंगे, भाई ये कर लो ठीक हो जाओगे। आपसे और मैं यही काफी आचार्य जी का भी मिशन विजन यही है कि मेरे को तो जी पूरे भारत में, पूरे विश्व में यही फैलाना है कि भाई डॉक्टरों को भगा दो, नॉर्मल डाइट लाइफस्टाइल से खुद को ठीक रखो। पर जो बीमार है उनको भी तो ठीक करना ही पड़ेगा ना, जब तक उनको आप रिलीफ नहीं लाओगे। तो जो ठीक है या उनकी फैमिली में किसी को इश्यूज है, उसको भी तो अपने आप को करेक्ट करना है। तो उसीलिए हम ये वेबिनार्स बार बार करते हैं कि भाई परिवार में किसी को है तो ये मत सोचो कि तुम भी बच जाओगे, तुम नहीं बचने वाले, तुम्हें भी होने वाला है। जी जी जी, सही तो बात है, आपको सही सर बात ये है। सिखाना है, आप 75 ईयर्स में अपने आप में एक पूरा अपने आप को एक रिप्रेजेंटेशन आपने दिया कि भाई इस एज में भी ये सब हो सकता है। तो भाई कोई यंग एज का है, इतने मेरे पास अभी पेशेंट्स आए हैं जिसकी एज 26 साल है, 30 साल है, 40 साल है, तो वो क्यों नहीं कर सकते? वो भी कर सकते हैं। तो वही है। आपकी मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपका आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मोटिवेट किया है और ज्यादा अच्छी तरह से करने के लिए। और मैंने शेयर कर दिया, मेरा नंबर शेयर कर हाँ दिया, मेरा आप ईमेल नंबर आईडी भी शेयर कर कीजिए दिया। सर। और अगर हमारे से भी कोई हेल्प आपको होती है हम डेफिनेटली करेंगे। आपको डॉक्टर रोहित आपसे बात करेंगे, जी और डॉक्टर रोहित आपने आचार्य जी से भी इनकी बात करानी है। जी, ठीक धन्यवाद है, मैडम, धन्यवाद ओके मैडम। सर, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। सो देखो, आज हमने बहुत सारे पेशेंट से बात करी और हम बहुत लकी हैं कि वसंत सर जैसे लोग हमारे साथ जुड़े हैं और वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। हमें भी बहुत खुशी होती है कि लोग घर बैठे ठीक हो रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, किडनी फेलियर तो आजकल बहुत कोई बहुत बड़ी बीमारी हमारे लिए तो नहीं रह गई है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है, उसमें थोड़ी एक अलग बात है, बट जितने भी क्रेटिनिन लेस देन 10 है उसका तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है, मतलब वो तो ऐसे क्विकली रिकवर हो सकता है। तो टेंशन मत लो, जितने भी लोग सुन रहे हैं अपना नंबर फ्लैश करो, डॉक्टर हमारे बात करेंगे, आपको गाइड करेंगे, टाइम जितना मर्जी लगे, पर जोर पूरा लगाएंगे आपको ठीक करने के लिए। बाकी वसंत जी की बातें सुन लीजिएगा दोबारा लाइफ को रिवर्स करते हुए, और मैं डेफिनेटली इनकी वीडियो शूट करा के सब लोगों को जरूर पब्लिश कराएंगे कि लोग घर पे बैठे कैसे ठीक हो सकते हैं, उसको भी प्रमोट किया जाए। सो नंबर आपको फ्लैश कर रहे हैं, 7710371037। ये डॉक्टर रितु हैं, वेबिनार्स में हमेशा मेरे साथ रहती हैं। डॉक्टर रोहित हैं, ये भी मेरे साथ ही रहते हैं। तो ये दोनों डॉक्टर्स आप लोगों को हेल्प करने के लिए रेडी है, इनके पास अपनी अपनी टीम्स हैं डॉक्टर्स की, तो वो भी आपको हेल्प करेंगे। तो जिन भी लोगों को अभी प्रॉब्लम है या कोई भी किडनी रिलेटेड इश्यूज हैं, आपने कुछ नहीं करना, अपनी प्रॉब्लम, अपना नाम, एज, हाइट, वेट प्लस अपना फोन नंबर लिख दीजिए, आपको कॉल बैक आ जाएगा, या फिर आप अपनी रिपोर्ट्स को इन नंबर्स पे शेयर कर सकते हो। तो आपको उधर से भी कॉल बैक आकर के हम अपना बेस्ट कोशिश करेंगे आपकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू सो मच।